हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। केम छो? आशीर्वाद 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 सबको भाई, ढेर सारा आशीर्वाद, भर भर के सबको 5-5 किलो आशीर्वाद। कल की क्लास के अंदर अपन ने इंसुलेशन के इलेक्ट्रिकल फेलियर को डिस्कस किया था। इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज को बहुत डिटेल में समझा। सॉरी, लीकेज करंट मिनिमम होना चाहिए, सारी तमाम बातें अपन ने डिस्कस करी। फ्लैश ओवर क्या होता है, पंक्चर क्या होता है, इन दोनों चीजों को भी अपन ने डिस्कस किया। और लास्ट पॉइंट जो अपन ने छोड़ा था वो ये लिखा था, रेन शेड्स और पेटीकोट्स ये क्या होते हैं, कैसे नजर आते हैं, ये मैं आप लोगों को आज कल मैंने क्या कहा था, एक वीडियो के थ्रू अपन डिस्कस करेंगे। तो वो मैं वीडियो लेकर के आया हूं, तो अपन उसको जो है वो देख करके डिस्कस करेंगे किस तरीके से जो है वो रेन शेड्स और पेटीकोट्स डिसाइड किए जाते हैं, किस कैसे दिखने के अंदर होते हैं। और साथ ही साथ टाइप्स ऑफ इंसुलेटर डिस्कस करेंगे और स्ट्रिंग एफिशिएंसी को भी अपन आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो एक बार जूम आउट करिए। अच्छा, ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो वीडियो तुम्हें ओरिजिनल मिलेगा ना उसमें ऐसा ही दिखेगा। ये इन्होंने जूम आउट किया हुआ है, मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा दिख रहा हूं। मैं एक बार बोल के आता हूं, है ना। अभी बात कर लिए, ये एप्लीकेशन के अंदर सेटिंग चेंज हुई है ना। तो एप्लीकेशन के अंदर सेटिंग चेंज हुई है और यहाँ पर आपको जो रिकॉर्डेड वीडियो अपलोडेड मिलेगा उसमें वही पुराने वाले तरीके से ही आपको वैसा ही दिखेगा, साइज वगैरह। मुझे भी एक्चुअली यहाँ सामने कैमरे में वही साइज दिख रही है, इधर वाले ऐप के अंदर जो है वो साइज को बड़ा किया हुआ है, तो इसको आप चिंता ना करें। हाँ, मुझे बताया जूम हो रखा है। सूर्य भाई, अभी तो क्लास चल रही है, तो क्लास के दौरान मैं व्हाट्सएप पे आपके डाउट कैसे चेक करूं, क्लास के बाद करेंगे। तो मैं आपसे कह रहा था कि अपन ने कल लास्ट जो क्लास डिस्कस करी थी उसके अंदर यहां तक डिस्कस किया था पंक्चर होने के बाद में रेन शेड्स और पेटीकोट्स, कि भाई पंक्चर होने से अगर रोकना है तो लीकेज करंट के रास्ते की लंबाई को आप बढ़ाइए, और लीकेज करंट के रास्ते की लंबाई को बढ़ाने के लिए आपको पंक्चर और फ्लैश ओवर ये यूज करना, मतलब रेन शेड्स और पेटीकोट्स को यूज करना पड़ेगा, जिससे आपके पंक्चर को प्रिवेंट किया जा सकता है। अब ये रेन शेड्स और पेटीकोट्स दिखने में कैसे होते हैं
उसके बारे में मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूं। तो उससे पहले अपन एक नोट करके पॉइंट लिखेंगे। कल की क्लास के अंदर अपन जो है लास्ट पॉइंट पंक्चर का लिख चुके हैं। पंक्चर के लास्ट पॉइंट को लिखने के बाद में अब अपन डिस्कस कर रहे हैं नोट को। नोट नोट में लिखिए फॉर सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन, फॉर सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन फ्लैश ओवर, for satisfactory operation flash over should occur before puncture. Flash over should occur before puncture. अच्छा नहीं दिख रहा वो मैं समझ पा रहा हूं। जो एप्लीकेशन मैनेज करते हैं वो सैटरडे संडे ऑफ पे रहते हैं, तो ये सैटरडे को ग्लिच आया है ऐप के अंदर टेक्निकल एरर की वजह से। तो ये कल भी था बट लकीली अपने टाइम पर नहीं हुआ, ये उसके बाद हुआ था। तो ये कल रिजॉल्व हो जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो एकदम सही मिलेगा। लाइव के अंदर थोड़ा मैनेज कर लो। मैं तुम्हें पता है ऐसे राक्षस की तरह लंबे मुंह वाला दिख रहा हूँ अभी इस समय, है ना। और इधर तो जूम इन करके दिख रहा है तो कोई बात नहीं है, तो दिख तो रहा है ना अपन को साफ, बस उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, है ना। बाकी ये सही हो जाएगा कल। साइज थोड़ी सी बढ़ गई इसकी, ये 16:9 का था, वो 16:9 का वीडियो नहीं दिख रहा है आप लोगों को। आपको थोड़ा सा ऐसे चौड़ा दिख रहा होगा वीडियो, है ना। चलिए, तो ये आपने पहला पॉइंट लिख लिया होगा नोट के अंदर। फॉर सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन फ्लैश ओवर शुड अकर बिफोर पंक्चर। फॉर सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन फ्लैश ओवर शुड अकर बिफोर पंक्चर। फॉर satisfactory operation flash over should occur before puncture. Flash over should occur before puncture. क्लियर। और दूसरा पॉइंट ये बोर्ड पे लिख दिया मैंने, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बराबर पंक्चर वोल्टेज अपॉन फ्लैश ओवर वोल्टेज। फैक्टर ऑफ सेफ्टी बराबर ये लिखा है पंक्चर वोल्टेज अपॉन फ्लैश ओवर वोल्टेज। आप मुझे अब ये बताएं कि इसके रेशियो को कितना लिखें, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1। ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1, क्या लिखें बताओ। ये रेशियो एक से बड़ा होगा, एक से छोटा होगा, या फिर एक के बराबर होगा, इसके बारे में आप मुझे बताएं। कॉन्सेप्ट के साथ बताएं। पहले तो ये बताएं बड़ा होगा या छोटा होगा, फिर मैं कारण पूछूंगा। और कोई, बस एक ही जना ग्रेटर देन 1, बाकी लोग ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1। क्या बात है, मिक्स आंसर आ रहे हैं, ग्रेटर भी लेस भी, वेरी गुड। अच्छा, इस सवाल का जवाब जस्ट अभी एक लाइन पहले मैंने आपको लिखा है। इस पॉइंट से जस्ट पहले मैंने आपको जो पॉइंट लिखा है वही इसका आंसर है।
फॉर सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन फ्लैश ओवर शुड अकर बिफोर पंक्चर। यही इस रेशियो का आंसर है। ये बता रहा है कि रेशियो का रिजल्ट हमेशा 1 से ज्यादा रहेगा। अब आप ये सोचेंगे सर ये 1 से ज्यादा क्यों? भाई आपने अभी क्या कहा? आपने ये कहा कि अगर फ्लैश ओवर होगा तो इंसुलेटर डैमेज हो जाएगा। अगर फ्लैश ओवर होगा तो इंसुलेटर जो है वो डैमेज नहीं होगा, और अगर पंक्चर हुआ तो इंसुलेटर क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। तो तुम क्या चाहते हो? अगर तुम्हारे सामने सिस्टम में कंडक्टर का वोल्टेज अचानक से बढ़ता है, कंडक्टर का वोल्टेज अचानक से बढ़ता है अगर, तो कंडक्टर के वोल्टेज के बढ़ने पर, कंडक्टर के वोल्टेज के बढ़ने पर यहां इंसुलेशन का फेलियर होगा। तुम ये चाहते हो क्या? नहीं सर, इंसुलेशन का फेलियर तो नहीं होना चाहिए। तो इंसुलेशन फेलियर नहीं होगा तो फिर यहां पर फ्लैश ओवर हो जाना चाहिए क्या? हाँ सर, फ्लैश ओवर होगा तो ये चार्ज सारा ग्राउंड हो जाएगा, इंसुलेटर डैमेज नहीं होगा। और अगर इंसुलेटर डैमेज हो गया, जल गया, तो वो पंक्चर कहलाएगा। पंक्चर कभी नहीं होना चाहिए क्योंकि इंसुलेटर जलने के बाद दोबारा काम में नहीं आएगा, पर फ्लैश ओवर होने के बाद इंसुलेटर काम में आ सकता है, इसलिए फ्लैश ओवर हो सकता है, पंक्चर कभी नहीं हो सकता। अच्छा, फ्लैश ओवर और पंक्चर होने का कारण क्या है? वोल्टेज का बढ़ना। तो तुम ये चाहते हो कि फ्लैश ओवर पहले हो, तो जो वोल्टेज फ्लैश ओवर करेगा उसका मान कम होना चाहिए, और जो वोल्टेज पंक्चर करेगा उसका मान अधिक होना चाहिए, ताकि अब ना जब सिस्टम का वोल्टेज बढ़े, तो मान लीजिए कि ये आपका फ्लैश ओवर वोल्टेज है, ये पंक्चर वोल्टेज है, ये सिस्टम का वोल्टेज है वीपीएच। इस समय कुछ नहीं होगा। जैसे ही अपना वोल्टेज वीपीएच फ्लैश ओवर से ऊपर जाएगा, ये यहां से चार्ज ग्राउंड हो जाएगा और ये वोल्टेज दोबारा घट के यहां आ जाएगा। यानी कभी भी अपन इस पॉइंट पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। जैसे ही वोल्टेज बढ़ते बढ़ते फ्लैश ओवर के ऊपर जाएगा, फ्लैश ओवर होते ही सारा चार्ज ग्राउंड हो जाएगा। वोल्टेज फिर ऊपर जाएगा, फिर चार्ज ग्राउंड हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर चार्ज ग्राउंड हो जाएगा। कभी पंक्चर पर पहुंचने की नौबत ही नहीं आएगी। तो फ्लैश ओवर वोल्टेज क्या होना चाहिए? कब? पंक्चर वोल्टेज क्या होना चाहिए? ज्यादा। तो रेशियो क्या होगा? 1 से अधिक होगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये कंसेप्ट क्लियर है सबको? यस और नो? एवरीबॉडी, इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है सबको? यस और नो में जवाब दे जल्दी से, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। पंचर वोल्टेज टेस्ट के दौरान जो है वो कितना वोल्टेज अप्लाई किया जाता है? क्या आपको पता है इंसुलेटर की टेस्टिंग करने के लिए कितने यूज किए जाते हैं मेथड? अच्छा, वो सब्जेक्ट कौन सा है पता है तुम्हें? वो सब्जेक्ट है इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, और वो पावर सिस्टम का पार्ट नहीं है ना? तो इसलिए अपन उसको डिस्कस नहीं करेंगे। टेस्टिंग ऑफ रिले, टेस्टिंग ऑफ इंसुलेटर, टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, टेस्टिंग ऑफ अल्टरनेटर, दिस इज ए होल न्यू सब्जेक्ट। पावर सिस्टम का रोल नहीं है उसमें। कौन कौन से रूटीन टेस्ट किए जा सकते हैं, कौन से मंथली टेस्ट होते हैं, कौन से ईयरली टेस्ट होते हैं, ये पावर सिस्टम में नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 से ज्यादा हो गया, ये नोट के अपन ने 2 पॉइंट लिख लिए। अब अपन अगला हेडिंग लगाने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंसुलेटर। टाइप्स ऑफ इंसुलेटर, INSULATOR, टाइप्स ऑफ इंसुलेटर। क्लियर? तो कितने तरीके के इंसुलेटर मार्केट में अवेलेबल हैं और वो किस वोल्टेज तक काम कर रहे हैं, उसके बारे में अब अपन जिक्र करने वाले हैं। पहला अपन डिस्कस कर लेते हैं पिन टाइप इंसुलेटर। पिन टाइप इंसुलेटर, देखो भाई, पिन टाइप इंसुलेटर जो है, मैं पहले टाइप्स ऑफ इंसुलेटर पढ़ा देता हूं, क्योंकि जो मैं वीडियो दिखाऊंगा उसके अंदर आपको इंसुलेटर के टाइप भी दिखेंगे और आपको लीकेज करंट कैसे फ्लो करती है वो भी दिखेगा, और आपको रेन शेड्स और पेटीकोट्स क्या होते हैं वो भी दिख जाएगा। तो मैं पहले चाह रहा हूं कि एक बार टाइप्स ऑफ इंसुलेटर में कवर कर लूं, फिर उसके बाद में आपको जो है वो वीडियो दिखाऊं, ताकि आपको सारी चीजें एक ही बार में समझ में आ जाए, फिर अपन अगली हेडिंग की तरफ
प्रस्थान करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो पिन टाइप इंसुलेटर के अंदर फिक्स है, 2 पॉइंट सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और वही सवाल बनते हैं और हर बार केवल वही पूछा जाता है। क्या, मेरे साथ साथ लिखें, पिन टाइप इंसुलेटर का जो वोल्टेज है, ऑपरेटिंग वोल्टेज, इसको हमेशा और हमेशा 33 केवी तक यूज किया जाता है। वोल्टेज अप टू 33 केवी, कंफर्म है, इससे आगे इसको कभी यूज करते ही नहीं है। वोल्टेज अप टू 33 केवी, और इसका जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, 10 या 10 से अधिक रखा जाता है। पिन टाइप इंसुलेटर जो होता है उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना रखा जाता है, 10 या 10 से अधिक रखा जाता है। अब मैं पिन टाइप इंसुलेटर की जो है वो डिजाइन की बात करूं तो एक इमेज है जिसके अंदर अपने पास में सारे के सारे इंसुलेटर एक साथ ही हैं, उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी मैं एक्सरसाइज कर लेता हूं। चलो, वेट ए सेक। मैं केवल इंसुलेटर की इमेज कट कर रहा हूं ताकि अपन उसको रिलेट कर सकें। ये इंसुलेटर कौन से इंसुलेटर होते हैं, इमेज तो मैंने आपको पहले भी बता रखी है। दिस इज मोर क्लियर, ज्यादा अच्छा फोटो है ये। दिस इज ब्यूटिफुल, यस इट इज। वुडन पोल, वुडन क्रॉस आर्म एंड पिन टाइप इंसुलेटर। तो अपन इसको यूज नहीं करेंगे, इसको समझने के लिए अपन जो है यहां से ये फोटो उठा लेते हैं। दैट इज वे मोर बेटर। वुडन पोल के कंपैरिजन में ये फोटो ज्यादा अच्छी है, क्लियर भी है। इसको यहां पर डिस्कस कर सकते हैं अपन। ये जो आप लोगों को यहां पर नजर आ रहा है दैट इज पिन टाइप इंसुलेटर। अब यहां पर दो चीजें हैं। पिन टाइप इंसुलेटर का अगर मैं यहां पर फिजिकल डायग्राम बनाऊं तो पिन टाइप इंसुलेटर असल में प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इस तरीके का नजर आता है। इस तरीके का होता है। ये अंदर एक मेटल का पिन होता है, दैट इज पिन,
एंड दिस इज नोन एज रेन शेड्स, या फिर इसको पेटीकोट्स भी कहते हैं। ये यहां जो मेंशन है अंदर की तरफ, ये मेटल का पिन होता है, मेटल का पिन होता है, मेटल का पिन होता है। ये यहां पर टॉप ग्रूव होता है और इसको साइड ग्रूव कहा जाता है। अब इसका काम क्या है टॉप ग्रूव का? अगर कंडक्टर स्ट्रेट रन करता है, सीधा सीधा चलता है, तो कंडक्टर को यहां बांधा जाएगा, और अगर कंडक्टर डायरेक्शन को चेंज करता है तो कंडक्टर को यहां बांधा जाएगा। जैसे मान लो इस इमेज की मैं बात करूं, तो इस इमेज में देखो कंडक्टर इधर से आगे सीधा जा रहा है, तो कंडक्टर को देखो टॉप पर बांधा गया। कौन से ग्रूव में बांधा गया है? टॉप ग्रूव में बांधा गया। ये देखो इस जगह पर, ये आपको यहां पर ऐसे वायर लपेटा हुआ दिख रहा होगा, ये पूरा इसके साथ चारों तरफ इसके यहां पर बांधा गया है टॉप ग्रूव पे, सीधा जा रहा है। इसलिए अगर डायरेक्शन चेंज होती, गली के कॉर्नर में लगा होता, तो वायर ऐसे आता, इस पर लपेट करके फिर इस तरफ सामने वाले डायरेक्शन में भेज दिया जाता। तो ये वाला आपका जो आपको इस तरीके से वेवी स्ट्रक्चर नजर आता है, इसको रेन शेड्स कहते हैं। क्या सेंड करना है भाई? चलिए, सूर्या भाई सुन लिए मैंने आपकी बात एक ही बार में, बार बार कमेंट ना करें आप, है ना। तो ये पिन टाइप इंसुलेटर के दो क्वेश्चन फेमस हुए। ये चीज अपन ने जनरली सीखी है कि कंडक्टर सीधा जाएगा तो यहां बांधेंगे, घूमेगा तो यहां बांधेंगे। इसके अंदर एक मेटल के पिन का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसका नाम पिन टाइप इंसुलेटर पड़ता है। और ये जो घुमावदार स्ट्रक्चर होता है, इसे रेन शेड्स या फिर पेटीकोट्स कहा जाता है। समझ में आ गई बात? कॉपी कर लिया आप लोगों ने? ये इमेज आपको कुछ ज्यादा ही बड़ा दिख रहा होगा, है ना। अगला सेकेंड हेडिंग लगे, सेकेंड हेडिंग लिखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग बी, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर हेडिंग लगाएं, हेडिंग लगाएं। तब तक मैं इसकी इमेजेस इंपोर्ट कर लेता हूं। लिखिए इसके अंदर पहला पॉइंट, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में पहला पॉइंट, ऑपरेटिंग वोल्टेज greater than equals to operating voltage greater than equals to 66 kV, greater than equals to 66 kV, 66 kV। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, when voltage level rises, when voltage level rises, when voltage level rises, need not to replace older units. When voltage level rises,
need not to replace older units, need not to replace older units. नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, टू और मोर इंसुलेटर यूनिट्स आर, टू और मोर MORE, two or more insulator units are connected in series, two or more insulator units are connected in series to form a flexible chain or string, to form a flexible chain or string. Flexible chain or string. Each kV is designed according to 11 kV. Each unit is designed according to 11 kV. Designed according to 11 kV. Hence, several units connected in series hence several units connected in series to increase the voltage rating. Several units connected in series to increase the voltage rating. तीसरा point, free to swing in any direction, free to swing in any direction, hence free to swing in any direction, hence greater flexibility, hence greater flexibility. Greater flexibility. Next, types, TYPES, types. Types. टाइप्स के अंदर पहला है कैप एंड पिन टाइप, कैप एंड पिन टाइप, ह्यूलेट और इंटरलॉक टाइप। इसमें लिखिए कॉमनली यूज्ड कैप एंड पिन टाइप वाले में अभी मैं समझाऊंगा ये सारी बातें। जैसे पिन टाइप लिखा, समझ लिया, अब सस्पेंशन लिखेंगे फिर समझेंगे। कैप एंड पिन टाइप में लिखिए कॉमनली यूज, इसको यूज किया जाता है और इसका इमेज ये रहा यहां पर। कैप एंड पिन टाइप का डायग्राम आप यहां देख सकते हैं। और दूसरा है ह्यूलेट और इंटरलॉक टाइप है, इसका पंक्चर स्ट्रेंथ कम रहता है इसलिए इसको यूज नहीं करते हैं।
इसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये कैप एंड पिन टाइप का ऐसा होता है, इसमें मेटल की एक कैप लगी होती है और नीचे एक पिन स्क्रू के जैसे पिन कसी हुई होती है। इसी पिन में ये ऊपर वाला हुक कनेक्ट हो जाता है और एक नीचे स्ट्रिंग लग जाती है। फिर ऐसे हुक में एक नीचे की पिन कनेक्ट हो जाती है, एक के नीचे एक पिन ऐसे जुड़ती चली जाती है। समझ में आ गई बात? चलिए, नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर रहे हैं। डिसएडवांटेजेस, इस इंसुलेटर का ये डिसएडवांटेज होता है कि चूंकि इसके अंदर आप सीरीज में स्ट्रिंग जोड़ते जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ इंसुलेटर सीरीज में जोड़ोगे तो इंसुलेटर की जो यूनिट है वो लंबी होती चली जाएगी। और अगर इंसुलेटर की यूनिट लंबी होगी तो कंडक्टर जो है जब स्विंग करेगा तो वो इंसुलेटर आपके टावर के नजदीक बहुत आएगा, और जब टावर के नजदीक आएगा तो इसको प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्रॉस आर्म की लेंथ को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। क्रॉस आर्म की लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। तो क्रॉस आर्म लेंथ एंड टावर का हाइट दोनों को इंक्रीज करना पड़ेगा। क्रॉस आर्म की लेंथ और टावर का हाइट दोनों को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से आपका सस्पेंशन इंसुलेटर जो है वो यूज किया जाता है किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के अंदर। एक इंसुलेटर के नीचे दूसरे इंसुलेटर को ऐसे लगातार अपन कनेक्ट करते जाते हैं और सीरीज के अंदर इंसुलेटर की यूनिट्स को जोड़ने पर उसका वोल्टेज रेटिंग क्या करता है? इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? तो ट्रांसमिशन लाइन में ये किस तरीके का नजर आता है ये मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं। ये लीजिए, एक इमेज तो ये हो गया। एक में ऑलरेडी सिंगल यूनिट का तो मैं दिखा ही चुका हूं आपको कैसा दिखता है। मल्टीपल यूनिट्स होगा तो ऐसा दिखेगा। इसको इसी तरफ बना लेते हैं अपन। तो ये आपका सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर इस तरीके का होता है। ये है आपका सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, इधर वाला और ये इधर वाला। ये लंबा होगा तब ये सब स्विंग करेगा तो कंडक्टर के नजदीक जाने की कोशिश करेगा, तो इस क्रॉस आर्म की लंबाई को बढ़ाना पड़ेगा। और जब ये इंसुलेटर एक के नीचे एक जोड़ते जाओगे तो कंडक्टर नीचे जा रहा है तो टावर की हाइट को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। आगे बात समझ में? अब यहां पर बीच में ये जो लगा हुआ है ये क्या है? इसको अपन अगली हेडिंग में समझेंगे। इसको वी स्ट्रिंग्स कहते हैं। ये वी शेप में जो लगा है इसको वी स्ट्रिंग कहते हैं। ये अपन अगले चैप्टर के अगले टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। ये सस्पेंशन टाइप हुआ, अगला वाला स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर वहां पढ़ेंगे। तो अपन को करना क्या है? एक सिंगल यूनिट ऐसी होगी, ऐसी, इसके नीचे ऐसी की ऐसी दूसरी यूनिट इस पिन से कनेक्ट हो जाती है, फिर तीसरी इस पिन से कनेक्ट हो, ऐसे सीरीज में डिस्क जुड़ती चली जाती हैं और उसको लटकाया जाता है टावर से, इसलिए नाम पड़ेगा सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। सीरीज में जोड़ने की वजह से एक स्ट्रिंग या चेन बनती है, इसलिए इसको स्ट्रिंग या चेन या सस्पेंशन इंसुलेटर दोनों तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं। इसके अंदर जो टाइप्स है वो दो तरीके के होते हैं। कैप और पिन टाइप फेमस है, और जो ह्यूलेट और इंटरलॉक टाइप है उसका पंक्चर स्ट्रेंथ कम होता है, इसलिए उसको यूज नहीं करते हैं। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में टावर का हाइट और बढ़ाना पड़ता है, क्रॉस आर्म की लंबाई बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि ये स्विंग करेगा तो कंडक्टर नजदीक चला जाएगा, और कंडक्टर नीचे की तरफ कनेक्टेड होता है तो आप स्ट्रिंग की लंबाई बढ़ाओगे तो कंडक्टर नीचे चला जाएगा, तो टावर की हाइट बढ़ाकर उसे फिर से ऊपर लाया जाता है। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में एक यूनिट को 11 केवी के हिसाब से डिजाइन करते हैं, तो आप सीरीज में डिस्क जब जोड़ोगे तो वोल्टेज रेटिंग उसका बढ़ता चला जाएगा। डिसएडवांटेज समझ लिया, इसके टाइप समझ लिए। इसके अंदर वोल्टेज लेवल 33 केवी तक अपने पास में फिक्स है। 33 केवी तक अपने पास कौन फिक्स है? 33 केवी तक सस्पेंशन फिक्स है। तो 66 और उससे ज्यादा के लिए फिर अपन 33 तक पिन टाइप इंसुलेटर फिक्स है, तो 66 और उससे ज्यादा के लिए अपन फिक्स कर देते हैं किसको? सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर को। तो ये सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर इस तरीके से लटकाया जाता है। एक यूनिट का डायग्राम ऐसा होता है। ये अपन ने इसको देख करके समझ लिया। अब अपन आगे चलते हैं तीसरे इंसुलेटर के ऊपर, जिसका नाम है स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर। काफी इंपॉर्टेंट है ये तीसरा वाला जो अपन डिस्कस करने वाले हैं। सी स्ट्रेन इंसुलेटर, स्ट्रेन और टेंशन इंसुलेटर।
इंसुलेटर, इसके ऊपर काफी सवाल भी बनते हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अभी मैं आपको इमेजेस के थ्रू समझाऊंगा, 4-5 इमेजेस लेंगे अपन अलग अलग केस की। तो इसके अंदर पहले आप एक स्टेटमेंट लिखिए, फिर मैं उसको समझाता हूं। स्ट्रेन और टेंशन इंसुलेटर हेडिंग लगा के एक स्टेटमेंट लिखिए। स्टेटमेंट है, स्ट्रेन और टेंशन इंसुलेटर में लिखिए, इट इज डिजाइंड टू हैंडल, it is designed to handle mechanical stress. It is designed to handle mechanical stress whenever there is a change in direction of line, whenever there is a change in direction of line, or to reduce sag, or to reduce sag, S-A-G, to reduce sag. नेक्स्ट, अगला पॉइंट, पिन एंड सेकल इंसुलेटर। सेकंड पॉइंट लिखना है, हेडिंग वेडिंग नहीं बनानी है। पिन एंड, PIN, पिन एंड सेकल इंसुलेटर, SHACKLE, पिन एंड सेकल इंसुलेटर परफेक्ट एग्जाम्पल, नाइस पिक्चर। पिन एंड सेकल इंसुलेटर ऐसे लिखना है। दूसरा पॉइंट, यूज फॉर, डैश करके लिखिए, यूज फॉर लो वोल्टेज, पिन एंड सेकल इंसुलेटर यूज फॉर लो वोल्टेज, यूज फॉर लो वोल्टेज और दूसरा लिखिए, मतलब सॉरी तीसरा पॉइंट लिखिए, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर in horizontal configuration, suspension type insulator in horizontal configuration used for high voltage। दो चीजें मैंने लिखवाई है, किस तरीके से लिखना है उसको मैं बस 1 मिनट एक्सप्लेन कर ही रहा हूं आपको। देखिए अपन ने ये लिखा है डिजाइंड, ध्यान से देखिए यहां पे समझ लेते हैं पहले, डिजाइंड टू हैंडल, डिजाइन टू हैंडल मैकेनिकल स्ट्रेस, डिजाइन टू हैंडल मैकेनिकल स्ट्रेस। कब मैकेनिकल स्ट्रेस हैंडल करने के लिए काम में लिया जाता है? दो समय पर मैकेनिकल स्ट्रेस काम में हैंडल करने के लिए काम में लिया जाता है। एक तो आपकी चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइन, ट्रांसमिशन लाइन की डायरेक्शन अगर चेंज करनी है तो, और एक आपका टू रिड्यूस सैग। ये दो टाइम ऐसे होते हैं जब ट्रांसमिशन लाइन में हमें खिंचाव पैदा करना होता है। ट्रांसमिशन लाइन में सैग ज्यादा आ रहा है तो हम खींचेंगे दोनों तरफ से, तो उसमें खिंचाव पैदा करना है, उससे सैग कम हो जाएगा एक तो उस समय। और एक लाइन इधर से आ रही है और इधर जाने वाली है, तो इधर से भी पकड़ के रखा, इधर से भी पकड़ के रखा, तो उस केस में भी क्या यूज किया जाता है? आपका स्ट्रेन इंसुलेटर। अब इसका उदाहरण देखो, जैसे मान लीजिए यहां पर आपकी, अच्छा इसके लिए अपन ने फिर आगे एक पॉइंट भी लिखा है, क्या? पिन और सेकल इंसुलेटर होता है जो है, पिन एंड सेकल
डज इट ऑन लो वोल्टेज। और ये उसका एग्जाम्पल है। ये देखो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो इंसुलेटर है यहां पर, ये पिन टाइप इंसुलेटर है। 3 डिस्क से ये जो 3 यूनिट्स जो है वो एक साथ कनेक्टेड है। ये पिन टाइप इंसुलेटर है। इसने देखो वायर को इधर से भी खींचा हुआ है, पीछे से भी खींचा हुआ है। और आप अगर ध्यान से देख पा रहे हैं तो यहां पर एक वायर है जो इससे इस तरफ कनेक्ट किया जा रहा है। ये देखो एक वायर है जो यहां से ये इस तरफ कनेक्टेड है। ये यहां से गया है, नीचे की साइड से गया है। ये नीचे से इस तरफ कनेक्ट हुआ है यहां पर। इस वायर को जंपर वायर कहते हैं। दिखाई दे रहा है सबको? यस और नो? वायर नजर आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है तो एक बार यस बोलो दादा। मुझे यहां पे एकदम क्रिस्टल क्लियर नजर आ रहा है। 3 वायर हैं जो नीचे की तरफ से कनेक्ट हुए हैं उस पावर को कंटिन्यू करने के लिए। यस और नो? बताओ जल्दी से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जल्दी बताओ बाबा। दिख रहा है कि नहीं? है ना? तो सैग, स्ट्रेन और टेंशन इंसुलेटर जो है वो किसी एक इंसुलेटर का नाम नहीं है, भ्रमित मत होना। कोई भी इंसुलेटर दुनिया का कोई भी इंसुलेटर स्ट्रेन और टेंशन इंसुलेटर बन सकता है अगर वो दो में से कोई एक काम करे। क्या? या तो लाइन की डायरेक्शन को चेंज करे या सैग घटाए। यहां पर ये क्या कर रहा है मुझे बताओ? यहां पर ये क्या कर रहा है? सैग रिड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है? सैग रिड्यूस कर रहा है। सैग रिड्यूस। आई बात समझ में? अब जैसे ये देखो इस डायग्राम के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करें, ये डायग्राम है, इसमें आप ऑब्जर्व करो। ये लाइन देखो किसी और डायरेक्शन से आ रही है, दिख रहा है? किसी और डायरेक्शन से आ रही है और फिर सीधी जा रही है, फिर सीधी जा रही है। ये सुनो, ये किसी और डायरेक्शन से आ रही है और फिर सीधी जा रही है। क्लियर है सबको? तो ये जितने भी टावर तुम लोगों को यहां नजर आ रहे हैं इस जगह पर, यहां पर ये जो टावर नजर आ रहा है आप लोगों को, ये वाला, ये तो टावर है आपका डेविएशन टावर। डेविएशन टावर कौन सा? ये वाला। और ये जो पीछे लगे हुए हैं सारे के सारे टावर, ये सारे कौन से कहलाएंगे? टेंजेंट टावर कहलाएंगे। टेंजेंट टावर क्यों कहलाएंगे टेंजेंट टावर? क्योंकि वो एकदम सीधे सीधे तार को ले जा रहे हैं, जबकि ये लाइन में डायरेक्शन चेंज करा रहा है। हाँ या ना? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक बार यस बोलो। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं हाँ के सर दिख रहा है, एकदम सही जो थ्योरी में लिखा है वैसा प्रैक्टिकली देखने को मिल रहा है, तो थम्स अप कर देना ताकि मैं आगे बढ़ सकूं भाई टाइम पर, है ना? तो ये डायरेक्शन को चेंज करवा रहा है। आई बात समझ में? यस और नो? तो पिन और सेकल इंसुलेटर डज इट ऑन लो वोल्टेज। पिन और सेकल इंसुलेटर यूज फॉर लो वोल्टेज आपने कॉपी में लिखा है, तो वो किस लिए यूज कर रही है, किए जा रहे हैं? स्ट्रेन और टेंशन पैदा करने के लिए यूज किए जा रहे हैं। कब? लो वोल्टेज पर। अब सवाल आता है सर हाई वोल्टेज पर ये काम कौन करेगा? लिखा दिया है कॉपी के अंदर, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर इन हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर इन हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन। ये यहां पर देखो आप लोग, अगर मैं यहां पर दिखाऊं आप लोगों को, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में क्रॉप किए हैं ना फोटोज अपन ने अभी, ये रहा, ये वाला। इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में आप इस पोल को देखो। इसमें ये इंसुलेटर कैसे लगे हैं? वर्टिकल लगे हैं कि नहीं लगे हैं? यस और नो? वर्टिकल लगे हैं कि नहीं लगे हैं? वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये जो इंसुलेटर लगा हुआ है, इस समय ये यहां पर जो इंसुलेटर लगा हुआ है, ये वाला इंसुलेटर, ये सारे के सारे इंसुलेटर क्या कहलाएंगे? ये सारे के सारे सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है। क्यों? क्योंकि ये किस पोजीशन में है? ये वर्टिकल पोजीशन में है, वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन।
वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है। समझ पा रहे हो इस बात को? ये वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन में, पर आपने कॉपी में क्या लिखा है? सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर इन हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन यूज फॉर हाई वोल्टेज। इस चीज का मतलब क्या है? इस चीज का मतलब यह है कि भैया लो वोल्टेज पर लाइन में अगर डायरेक्शन चेंज करनी है तो उसके लिए तो आप किसका यूज करेंगे? लो वोल्टेज पर अगर आपको लाइन में डायरेक्शन चेंज करनी है तो उसके लिए आप यूज करेंगे पिन टाइप इंसुलेटर या सेकल टाइप इंसुलेटर। ये पिन टाइप इंसुलेटर काम आ रहा है? ये पिन टाइप इंसुलेटर काम में आ रहा है? अब देखो यहां पे देखो, ये क्या कर रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? साफ साफ देखो, क्या यहां पर डायरेक्शन चेंज होती हुई नजर आ रही है? यस, यहां पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ये जो डायरेक्शन यहां पर चेंज हो रही है, यहां पर भी देखो डायरेक्शन ये सीधा सीधा चल रहा है। तो इस टाइम पर ये क्या काम कर रहा है? इस टाइम पर ये रिड्यूस कर रहा है सैग को, टू रिड्यूस सैग। और यहां पर ये क्या कर रहा है? चेंज इन डायरेक्शन। क्या कर रहा है? चेंज इन डायरेक्शन। क्या कर रहा है? चेंज इन डायरेक्शन। और ये दोनों ही इंसुलेटर यहां पर, ये देखो, इस समय पर भी ये क्या कर रहा है? लाइन सीधी सीधी आ रही है और सीधी सीधी जा रही है। इसको भी मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा, ये अलग से एक्सप्लेन करेंगे इसको। एक पॉइंट और है चौथा जो भी लिखा है नहीं, तब इसको काम में लूंगा मैं। ये देखो, रिड्यूस सैग करना है, सैग को रिड्यूस करना। ये देखो, ये सैग रिड्यूस कर रहा है, सैग को रिड्यूस कर रहा है। ये इधर से भी खींच रहा है और ये पीछे से भी खींच रहा है। और फिर ये जो वायर लगा है इसको कहते हैं जंपर वायर, JUMPER, जंपर वायर। ये जंपर वायर है जो पावर को क्या कर रहा है? जो पावर को कंटिन्यू करने का काम कर रहा है। और इस इमेज में आप देख पा रहे हैं कि डायरेक्ट लाइन आ अलग दिशा से रही, जा अलग। ये HVDC की लाइन है भाई, ये 500 kV का HVDC का पोल है। तो ये HVDC का लाइन है। HVDC के अंदर यहां पर ये क्या काम कर रहा है? यहां पर ये क्या काम कर रहा है? चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइन। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइन का काम कौन कर रहा है? ये इमेज कर रहा है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइन। और ये क्या कर रहा है? यहां पर सैग को रिड्यूस करने का काम कर रहा है, सैग को रिड्यूस कर रहा है, टू रिड्यूस सैग। ये यहां पे ये सैग को रिड्यूस कर रहा है। समझ में आई बात की नहीं आई? ये इंसुलेटर सैग रिड्यूस कर रहा है, ये नीचे वाला वायर जंपर वायर है, और ये इंसुलेटर यहां पर क्या कर रहा है? लाइन की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, लाइन की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है बाबा, चेंज कर रहा है, लाइन की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, लाइन की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। क्लियर है सबको? यस और नो? यस और नो? जल्दी से बताइए। तो ये दोनों काम हाई वोल्टेज पर किए जा रहे हैं। अब इस केस में ये जो इंसुलेटर है, इन बोथ द केसेस इंसुलेटर आर इन विच कॉन्फ़िगरेशन? ये देखिए, सस्पेंशन टाइप insulator in horizontal configuration हाई वोल्टेज के लिए काम आ रहा है। डू इट ऑन या डज इट ऑन हाई वोल्टेज, ये अपना काम कर रहा है। क्लियर है सबको? यस और नो? इन बोथ द केसेस, इन दोनों ही केसेस में ये सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर किस में लगा है? ये सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर आपका किस पोजीशन में लगा है? एक मिनट, मैं देखना चाह रहा हूं, इस जगह को, स्पेस को फ्री करना चाह रहा हूं। इसका कलर ब्लैक हो सकता है क्या? हो सकता है। इसको अपन यहां पटकते हैं और इसको अपन ब्लैक कर देते हैं। अब दिख जाएगा आपको। ओहो, दिक्कत हो गई। यहां पटकते हैं, ब्लैक में नहीं दिखेगा, रेड कर देते हैं यहां पर पटक के। अब ठीक, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर इन हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन। नहीं, ये भी नहीं दिखा। पिंक दिख रहा है क्या? पिंक भी नहीं दिख रहा। यहां दिख रहा है क्या? यहीं दिख रहा है। तो ये तुम समझ जाओगे ना?
जंपर वायर क्या कर रहा है? यहां से इंसुलेटर में पावर चली गई, अब आगे कैसे जाएगी? पोल के थ्रू जाएगी क्या पागल? यहां से जब पावर आएगी तो ये वायर इस पावर को कंटिन्यू कर रहा है ना। देख तो सही ये तार कर क्या रहा है। ये तार यहां से इस पीछे वाले तार को जोड़ रहा है। ये तो इंसुलेटर है ना यहां लगे हुए, तो ये हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन में इंसुलेटर लगे हैं। तो 3 पॉइंट मैंने आपको लिखवाए हैं। पहला, इस इंसुलेटर का काम क्या है। दूसरा, लो वोल्टेज पर ये काम कौन कर रहा है। और तीसरा, हाई वोल्टेज पर ये काम कौन कर रहा है। चौथा पॉइंट लिखिए, चौथा पॉइंट लिखिए जल्दी से। चौथा पॉइंट लिखिए, when single string is not sufficient, when single string is not sufficient, two strings can be paralleled. When single string, when when single string is not sufficient, two strings can be paralleled. Two strings can be paralleled. ये कह रहा है कि जब एक इंसुलेटर के बस की बात नहीं होती ना, तो दो इंसुलेटरों को आपस में पैरेलल में काम में लिया जा सकता है। जब एक इंसुलेटर के बस की बात नहीं होती तो दो इंसुलेटर को आपस में पैरेलल काम में लिया जा सकता है। When single string is not sufficient, two strings can be used in parallel. तो ये देखो, ये रहा two strings in parallel, ये रहा यहां पे two strings in parallel, ये रहा, ये रहा टू स्ट्रिंग्स इन पैरेलल। दो स्ट्रिंग दिख रही है, दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? दो स्ट्रिंग पैरेलल में नजर आ रही है यहां पर। क्लियर है बाबा? क्लियर और नॉट? यस और नो? When single string is not sufficient, two string in parallel. क्लियर है? चलो अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, V strings, V strings, V strings। When single string is not sufficient, two strings is parallel. नेक्स्ट अगला लिखिए V strings। इसी में है, इसी में है। C हेडिंग के अंदर ही एक सब हेडिंग लगाना है, V strings, V strings। V strings, V strings क्या होती हैं और किस तरीके से नजर आती हैं वो पिछली इमेज में था, पर जगह नहीं थी इसलिए मैं बता नहीं पाया। आप लोगों को यहां पर ये पीछे वाले इस टावर के अंदर यहां पर दो इंसुलेटर ऐसे आपस में वी शेप में जुड़े हुए नजर आ रहे हैं क्या? ऐसे, इस तरीके से। ये वाले यहां पर नहीं आ रहे होंगे तो मैं आपको एक और इमेज दिखा देता हूं दूसरी। उसके अंदर आप देखिएगा, दो इंसुलेटर आपस में पैरेलली भी जुड़े हैं और वी शेप में कनेक्टेड हैं। तो वी शेप में कनेक्ट किए जाने का कारण यह है कि हम वहां पर वी स्ट्रिंग्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? वी स्ट्रिंग्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब ये कैसे होता है उसके लिए एक मिनट रुकिए, लेट मी शो यू समथिंग। ये लो, सारे दिख जाएंगे। इसमें वी स्ट्रिंग्स नहीं है, रिमूव इट। इसमें वी स्ट्रिंग्स हैं, नो, इसमें वो वाला है, इसमें दिख जाएगा। देखो यहां पर वी स्ट्रिंग्स का यूज किया जा रहा है। ये एक पॉइंट है जो मुझे एक्सप्लेन करना है, उसके लिए मैं ये फोटो लेकर के आया हूं। वी स्ट्रिंग्स ये वाली होती हैं, दिस इज कॉल्ड वी स्ट्रिंग्स, इनको कहते हैं।
ये हैं वी स्ट्रिंग्स, जो वी शेप में कनेक्टेड होती है ना ये वाली, इनको वी स्ट्रिंग्स कहा जाता है। क्लियर? ये सब हेडिंग है इसके अंदर ही, इसी के अंदर अपन एक सब हेडिंग लगा रहे हैं, ये वाली वी स्ट्रिंग से इस तरीके से कनेक्टेड होती है। अच्छा, इसको इस तरीके से कनेक्ट क्यों किया जाता है, उसके 4 एडवांटेज हैं, 4 वजह से इसको इस तरीके से जोड़ा जाता है। देयर आर 4 रीजंस। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला है राइट ऑफ वे विड्थ रिड्यूस्ड, राइट ऑफ वे विड्थ रिड्यूस्ड। ये एक बार एक एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है, राइट ऑफ वे विड्थ रिड्यूस्ड। आगे के पॉइंट्स में बोल रहा हूं, मैं एक फोटो ढूंढ रहा हूं, तब तक आप वो आगे के पॉइंट्स मेरे से सुन के लिखें। पहला लिख लिया राइट ऑफ वे विड्थ रिड्यूस्ड, दूसरा लिखिए फेज स्पेसिंग रिड्यूस्ड, फेज स्पेसिंग रिड्यूस्ड, राइट ऑफ वे विड्थ रिड्यूस्ड। दूसरा फेज स्पेसिंग रिड्यूस्ड, फेज स्पेसिंग रिड्यूस्ड। तीसरा लिखिए कंडक्टर स्विंग रिड्यूस्ड, कंडक्टर स्विंग रिड्यूस्ड। दैट्स इट। देखो इसको समझते हैं अपन, क्या कह रहा है ये, राइट ऑफ वे विड्थ रिड्यूस हो जाती है। अब सर ये राइट ऑफ वे विड्थ क्या होती है, तो अब मैं समझाता तुम लोगों को एग्जांपल के तौर पे, इससे अच्छा इमेज के थ्रू समझना बहुत ही आसान है। अब ये इमेज क्या कह रही है, ध्यान से देखना, ये दिख पा रही है तुम लोगों को साफ साफ? इस इमेज के अंदर देखिए आप, ये मान लीजिए टावर है एक, ठीक है, अब साफ दिख रहा है, क्लियर है सबको? पेड़ वेड़ भी लगा दिए, मैंने कहा बंजर जमीन पर टावर होते हैं हमेशा दिखने में अच्छे लगते नहीं है, तो इस बार अपन ने पेड़ पौधों का भी इंतजाम कर दिया। ये पेड़ इससे जो है वो चिपका हुआ नहीं है टावर से, इसलिए चिंता ना करें। अब ये जो देखो टावर है, इस टावर में 2 तार ऐसे लगे हुए हैं। अब ये 2 तार ऐसे आगे की तरफ जा रहे हैं, फिर पीछे ऐसे लगातार चलते रहेंगे सामने की तरफ। तो ये जो वायर है, इन वायर की चौड़ाई जितनी है ना, कि सर ये इतने चौड़े वायर फैले हुए, ये चौड़े वायर लगातार 200 किलोमीटर तक इसी जगह को घेरते हुए चलेंगे। तो इसके नीचे जो जमीन है वो खाली रहनी चाहिए, वहां कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, या नीचे आप कुछ बना नहीं सकते। तो ये जो चौड़ाई है, इस पोल के ऊपर जो कंडक्टर बांधे गए हैं, उसके सेफ्टी के लिए एक अपन ने चौड़ाई अज्यूम करी कि भाई इतना एरिया तो इसको चाहिए, इसके नीचे आप कुछ नहीं बना सकते। तो ये इसकी राइट मतलब हक, वे मतलब रास्ते, राइट ऑफ वे विड्थ मतलब इसके रास्ते के हक की चौड़ाई है कि इतनी चौड़ाई तो आपको इस टावर को देनी ही पड़ेगी, वरना आप जो है डैमेज का सामना करना पड़ सकता है आपको, क्योंकि यहां पर आप कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। इस जगह में जो यहां पर है, उस जगह में आप कुछ बना नहीं पाएंगे। यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट एनीथिंग इन द राइट ऑफ वे, इसके रास्ते की हद की चौड़ाई में। समझ में आ गई बात? यस और नो? तो ये तो हो गया राइट ऑफ वे की बात। अब मैं बात करूं फेज स्पेसिंग और कंडक्टर का स्विंग रिड्यूस हो गया। अब यहां देखो, ये कंडक्टर देखो कैसे बंधे हुए हैं, वी स्ट्रिंग्स नजर आ रही हैं, एक इधर से एक इधर से, ये कंडक्टर इधर 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 इधर। तो अगर ये सिंगल इंसुलेटर होता तो ये ऐसे इधर उधर झूलता, ऐसे झूलता तो टावर के नजदीक आता, टावर के नजदीक आता तो क्रॉस आर्म की लंबाई बढ़ानी पड़ती, क्रॉस आर्म की लंबाई बढ़ानी पड़ती। तो इस टावर में देखो 2 2 4 और 2 6 क्रॉस आर्म लगी है, इनकी क्रॉस आर्म की लंबाई बढ़ाओगे, फिर अर्थ वायर के लिए ऊपर 2 और क्रॉस आर्म बना रखी है, तो 8 क्रॉस आर्म की लंबाई बढ़ानी पड़ती। उसका खर्चा क्या लगता? ज्यादा लगता। तो हमने कंडक्टर को वी स्ट्रिंग्स पे लगाया, वी स्ट्रिंग्स के ऊपर। अब वी स्ट्रिंग्स पे कंडक्टर को लगाएंगे तो उससे फायदा क्या है? फायदा यह है कि कंडक्टर अब बिल्कुल भी स्विंग नहीं करेगा, कंडक्टर अब बिल्कुल भी स्विंग नहीं करेगा, हिलेगा डुलेगा नहीं अपनी पोजीशन से। और जब अपनी पोजीशन से हिलेगा डुलेगा नहीं तो क्रॉस आर्म को क्या कर सकते हैं? छोटा बनाया जा सकता है। तो कंडक्टर स्विंग कम करेगा और कंडक्टरों के बीच की दूरी भी कम रखनी पड़ेगी, क्योंकि उनमें स्विंग नहीं है और यहां पर सेफ्टी ज्यादा इंश्योर की जा सकती है। और यहां देखो आसपास इधर भी एक लाइन है,
इधर भी एक लाइन है, तो आसपास लाइनें भी काफी हैं, इसलिए भी स्विंग नहीं करा सकते। इसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कंडक्टर की मूवमेंट को वी स्ट्रिंग्स का यूज किया जाता है। आई बात समझ में सबको? यस और नो? ओ दादा, क्लियर है कि नहीं? अरे बोलो रे, एक बार तसल्ली हो जाए मेरे कलेजे को, फिर अपन आगे चलें। राइट ऑफ वे विथ क्लियर है, स्पेसिंग कैसे रिड्यूस होती है, वी स्ट्रिंग्स क्या है, इज इट क्लियर? चलिए लास्ट हेडिंग लगा लीजिए, पोस्ट इंसुलेटर। ये आपका स्ट्रेन और टेंशन इंसुलेटर हो गया। डी आप हेडिंग लगा लीजिए, पोस्ट इंसुलेटर। पोस्ट इंसुलेटर, इसके अंदर लिख लीजिए पोस्ट इंसुलेटर में इट इज, पोस्ट इंसुलेटर में लिख लीजिए इट इज used as, it is used as स्पेसिंग रिड्यूस होने से कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। हाँ तो कहां दिक्कत है? एक मिनिमम डिस्टेंस तो मेंटेन कर ही रहे हैं अपन, ऐसा थोड़ी कि कंडक्टर चिपका देंगे पास में लाकर के वी स्ट्रिंग से। मिनिमम स्पेसिंग मेंटेन करनी पड़ती है। मान लो पहले अगर आप एक सिंगल इंसुलेटर लगाते हैं, ध्यान से देखना इसको, बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है, हालांकि पूछिए तो मैं आपको बता देता हूं। एक इंसुलेटर यहां, एक इंसुलेटर यहां, दोनों के बीच की दूरी 5 मीटर रखनी है, रख दी। हवा चलने पर ये अंदर आ गया और ये भी अंदर आ गया, तो ये तो डिस्टेंस 4 मीटर ही रह गई ना, ये तो खतरनाक है, पास में नहीं आना चाहिए। तो वी स्ट्रिंग्स जब लगाएंगे तब भी स्पेसिंग 5 मीटर ही तो रखेंगे भाई, इसको कम ज्यादा थोड़ी कर रहे हैं। ये तो पहले भी 5 थी, अब भी 5 है। फायदा इतना है कि अब ये अंदर की तरफ नहीं आएगा, तो ये 5 से घट के 4 जो है यहां हो सकता है, यहां 5 से 4 कभी नहीं होगा। ये है मीनिंग। क्लियर है सबको? तो पोस्ट इंसुलेटर में लिखिए इट इज यूज एज सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, it is used as supporting structure, used as supporting structure for CT PT, for CT PT, CT PT मतलब करंट ट्रांसफॉर्मर, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर, सर्किट ब्रेकर एक्सेट्रा। सीटी पीटी ट्रांसफॉर्मर, सर्किट ब्रेकर एक्सेट्रा, इन सब को जमीन पर नहीं रख करके एक इंसुलेटर पे रखा जाता है। तो वो इंसुलेटर जो सभी का आधार बनता है वो पोस्ट इंसुलेटर कहलाता है, जो हर उपकरण को जमीन से इंसुलेशन प्रदान करता है। समझ में आ गई बात सबको? यस और नो? समय हो गया है कि एनिमेटेड वीडियो देखने का। इंसुलेटर का टाइप भी मैंने बता दिया है, इंसुलेटर का फेलियर भी बता दिया है, इंसुलेटर के प्रॉपर्टीज भी बता दिए। अब अपने एक वीडियो देख करके ये सारी बातें क्लियर कर लेते हैं। ठीक है बाबा? कम ऑन, अरे भाई हट सामने से। मैंने वीडियो खत्म ही कर दिया, अभी तक लोडिंग आ रहा है। एक मिनट रुकिए। रुको भाइयों,
चलो जब तक ये लोड हो रहा है, थोड़ा सा हैंग हो गया ये। तब तक आगे की पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। आप अगला हेडिंग लगाइए, टाइप्स ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। टाइप्स ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। टाइप्स ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। टाइप्स ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल हेडिंग लगा लिया। इसमें पहला लिखिए पोर्सिलिन। टाइप्स ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल में पहला लिखिए पोर्सिलिन। 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 इसके अंदर लिखिए पोर्सिलिन के बाद सेकंड लिखिए टफन्ड ग्लास। टफन्ड ग्लास के बाद तीसरा लिखिए पॉलीमर इंसुलेटर। टफन्ड ग्लास के बाद लिखिए पॉलीमर इंसुलेटर। पॉलीमर इंसुलेटर। तीन इंसुलेटर होते हैं टाइप्स ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल में, पोर्सिलिन, पॉलीमर इंसुलेटर और एक टफन्ड ग्लास। तीन तरीके के होते हैं। एक मिनट, अपनी मेहनत को पहले सेव कर लिया जाए। आई थिंक इट नीड्स टू बी रीस्टार्टेड। देखो ये वो वीडियो है, ठीक है, ये अपलोड हो गया है।
इसमें देखो कि आप ये जो कंडक्टर यहां पर लगा हुआ है इस जगह पर, इस कंडक्टर के नीचे एक वुडन का इंसुलेटर यूज किया गया, ठीक है। अब ये जो वुडन का इंसुलेटर है ये समय के साथ कैसे बदल रहा है, जैसे पहले वुड का इंसुलेटर था, उसके बाद में क्या हुआ, ये जैसे करंट है तो ये लीकेज करंट इसमें ज्यादा है, क्यों, क्योंकि वुड की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम होती है। उसके बाद अपन ने इंसुलेटर यूज किया, तो यहाँ पर ये जो है लीकेज करंट देखिए इस तरीके से जो है फ्लो कर रहा है, तो अपन ने इसकी यहाँ पर चौड़ाई को बढ़ा दिया, चौड़ाई को बढ़ाने से लीकेज करंट कम हो गया। फिर इस तरीके का इंसुलेटर आया, उसमें भी लीकेज करंट ज्यादा हो रही थी, तो इसकी शेप को चेंज किया। ये रेन शेड्स कहलाती है। इन रेन शेड्स को यूज करने से क्या होता है, अपना कम लगता है लीकेज करंट। ये आप लोगों को टफन्ड ग्लास के इंसुलेटर दिख रहे हैं, जो इंसुलेटर आप लोगों को अभी मैंने लिखवाए हैं। कौन सा इंसुलेटर, एक तो लिखाया है मैंने कौन सा पोर्सिलिन इंसुलेटर, और दूसरा मैंने आपको कौन सा लिखवाया, टफन्ड ग्लास। टफन्ड ग्लास इंसुलेटर जो होते हैं वो पायरेक्स ग्लास की एनेलिंग से बनते हैं और ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये कांच के जैसे तुम्हें इंसुलेटर नजर आ रहे हैं, ये साइज में इतने बड़े होते हैं। देखो 4 लोग एक साथ इस पे चढ़ रहे हैं, ये यहाँ पर एक साथ इस तरीके से वायर यूज किए जा रहे हैं। ये भी कंस्ट्रक्शन लाइन, मतलब ट्रांसमिशन लाइन अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसका एक वीडियो है। ये टफन्ड ग्लास के इंसुलेटर को नजदीक से दिखाने के लिए मैंने इस वीडियो को यहाँ पर लेकर के आया हूँ। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि लोग आसानी से इसके ऊपर जो है वो इस तरीके से चढ़ पा रहे हैं बढ़िया मस्ती से। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जॉब जो है वो आसान नहीं होती बाबा, बहुत टफ होती है, और इस तरीके से जॉब करते हैं। और आप जिसमें से भी आप लोगों ने डिप्लोमा किया हुआ है, तो ये इस तरीके से इंसुलेटर आपने देखा किस तरीके से वर्क कर रहा है। लकड़ी में इंसुलेशन कम था, फिर उसके बाद में इस तरीके का अपन ने यूज किया, तो इससे भी लीकेज करंट का वैल्यू जो है वो जो हो रहा था ज्यादा। फिर अपन ने दूसरा इंसुलेटर यूज किया, इसकी यहाँ से क्रॉस आर्म इस लंबाई को बढ़ाया, फिर इस शेप को अपन ने गोल कर दिया। यहाँ भी लीकेज करंट ज्यादा था, बारिश आई, बारिश की वजह से वो लीकेज करंट आ गई सरफेस के थ्रू, बारिश के थ्रू। अभी आपने देखा होगा यहाँ पर देखो बारिश दिखा रही है, ये देखो, ये यहाँ पर आपको पानी दिखा रहा है, ये देखो ये पानी है, वाटर ड्रॉपलेट है, ये देखो ये पानी की ड्रॉपलेट है। तो पानी की ड्रॉपलेट जो यहाँ पर दिखाई है, इस पानी की ड्रॉपलेट की वजह से सरफेस से यहां से लीकेज करंट यहां आ गया और यहां से फिर ग्राउंड हो गया। तो अपन ने इसको क्या किया, इसके शेप को चेंज कर दिया। ये यहां से लीकेज करंट फ्लो हो रही, तो अपन ने इसके शेप को ऐसा कर दिया। इसके शेप को ऐसा करने पर भी लीकेज करंट ज्यादा हो रही थी, तो फिर एक और रेन शेड लगा दी। इनको कहा जाता है रेन शेड्स। ये क्या कहलाती है, रेन शेड्स कहलाती है। इनकी सहायता से लीकेज करंट के रास्ते की लंबाई बढ़ जाती है और लीकेज करंट का वैल्यू कम हो जाएगा, तो पंक्चर होने के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब क्लियर है कि नहीं है सबको कंसेप्ट, यस और नो, क्लियर है बाबा सबको, इज इट क्लियर। चले आगे, अगला हेडिंग लगाइए, स्ट्रिंग एफिशिएंसी। स्ट्रिंग एफिशिएंसी, स्ट्रिंग एफिशिएंसी, स्ट्रिंग एफिशिएंसी। अरे तो यही तो खास बात है अपनी क्लास की, सारी क्लासेस में इसी तरीके से आपको कंसेप्ट क्लियर किए जाएंगे, चिंता ना करो आप, बस आप इसे शेयर करो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के अंदर। पीजीसीएल की वैकेंसी आई है जो प्योर डिप्लोमा वाले, कितने लोग हैं मुझे कमेंट करके बताओ तुम में से जो लाइव है जिन्होंने सिर्फ डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा प्लस बीटेक भी नहीं और केवल बीटेक भी नहीं, ओनली डिप्लोमा वाले कितने लोग हैं, ओनली डिप्लोमा वाले। तब तक मैं स्ट्रिंग एफिशिएंसी का डायग्राम यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। डिप्लोमा 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 डिप्लोमा, ओ हो भाई भाई भाई, गजब, ओनली डिप्लोमा चाहिए बाबा, बिल्कुल। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने बहुत ही सही कोर्स चुना है। पीजीसीआईएल के अंदर पिछली बार मेरा वीडियो पड़ा है यूट्यूब पर, आप जाकर के देख सकते हैं। एनआरटीएस 1 का पूरा पेपर सॉल्यूशन कराया हुआ है और एसआरटीएस 1 का पेपर सॉल्यूशन कराने वाले थे, बट वो वीडियो जो है वो किसी प्रॉब्लम की वजह से अटक गया था। बट उसके अंदर स्टार्टिंग से 10 मिनट का वीडियो, उसमें स्टार्टिंग में मैंने सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस किया हुआ है
कि पीजीसीएल में किस सब्जेक्ट के एवरेज कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको जानकर के बहुत ही ज्यादा खुशी होगी कि पावर सिस्टम सब्जेक्ट के 49 क्वेश्चन पूछे गए। अब आप लोग ये देख लीजिए कि 120 में से 49 क्वेश्चन है। अब आप में से जो लोग कह रहे थे सर बेसिक कराओ बेसिक कराओ, इसका एग्जाम फरवरी में है, एक्सपेक्टेड है फरवरी में, डेट शायद आ गई है। तो आप जो कह रहे थे कि सर बेसिक कराओ बेसिक कराओ, अब सोचो तुम लोग अगर बेसिक करते, नेटवर्क के क्वेश्चन तो 25 आए थे और पावर सिस्टम के क्वेश्चन कितने 49, तो अकेला पावर सिस्टम तुम्हें 49 नंबर देगा भाई, मजाक वाली बात नहीं है। अब तुम सोचो अरे भगवान अच्छा हुआ पावर सिस्टम चल रहा है, ये चलेगा आराम से, फिर उसके बाद एक सब्जेक्ट और हो जाएगा, तो अपने 50 क्वेश्चन तो मुट्ठी में हो गए। हाँ या ना, सारा अपने नोट्स में से था एज इट इज, ईच एंड एवरीथिंग। तो अपने सारे दोस्तों में जिन्होंने भी पावर सिस्टम लिया है या उड़ान लिया है, जिनके दोस्तों को स्कोर्स लेना है अगर पीजीसीएल की प्रिपरेशन के लिए, तो अगर वो देखना चाह रहे हैं क्वालिटी कैसी है, तो इंडिविजुअल पावर सिस्टम लेकर के देख लें, फिर उसके बाद में उनको लगे तो वो पूरा कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। नंबर मेरे तुम्हारे पास में है, शेयर कर देना दोस्तों में। तो अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर इंसुलेटर में स्ट्रिंग एफिशिएंसी की। क्या होता है इंसुलेटर में स्ट्रिंग एफिशिएंसी का मतलब, उसको डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर वोल्टेज वीपीएच आपने अप्लाई किया है, तो ये जो तीनों इंसुलेटर यहाँ पर कनेक्टेड है, ये V1 V2 V3 वोल्टेज होल्ड करते हैं, ये आपकी क्रॉस आर्म कहलाती है। अब ये मुझे शो करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप लोगों ने अच्छे से डायग्राम के थ्रू इन चीजों को समझ लिया है, तो अब मायने नहीं रखते आप लोगों को कि मैं ये क्रॉस आर्म लिखूं या ना लिखूं, यहाँ पर ये इतना सा लिख दिया यही सफिशिएंट है। तो ये वोल्टेज वीपीएच है, और इस वीपीएच वोल्टेज को तीनों डिस्क ने मिल करके होल्ड किया है, V1 V2 V3। स्ट्रिंग एफिशिएंसी को समझने से पहले अपन यहाँ पर एक फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ डिस्क का, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है नंबर ऑफ डिस्क। किसी भी इंसुलेटर के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितनी लगी हुई है, उसका फॉर्मूला होता है वीपीएच अपॉन वीडी करके। कितना होता है वीपीएच अपॉन वीडी करके, ये एक फॉर्मूला होता है, जहां पर वीडी किसको कहते हैं, वोल्टेज ऑफ ईच डिस्क, वोल्टेज ऑफ ईच डिस्क। और ये जब गिवन नहीं हो तो कितना लेना है, 11 केवी लेना है। तो मान लीजिए यहां पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, एग्जाम्पल फाइंड द नंबर ऑफ डिस्क, फाइंड नंबर ऑफ डिस्क फॉर 132 केवी एंड 400 केवी लाइन। तो आप मुझे फटाक से आंसर बता दो कि इनका आंसर क्या होगा। 132 केवी एंड 400 केवी लाइन के लिए नंबर ऑफ डिस्क की संख्या कितनी होगी, ये आप मुझे फटाफट से बता दें। कम ऑन, जल्दी बताएं। सब लोग कैलकुलेट करें और सब लोग आंसर करें। नहीं, इतना डिटेल में नहीं आता है राहुल, ये नाम भी तुमसे नहीं पूछेंगे, आज तक मैंने कहीं पूछ देखा नहीं है कि कोई सवाल आया हो। बस इतना सा है कि ओवरहेड लाइन में इंसुलेटर कौन सा यूज करते हैं, पोर्सलिन। टफन्ड ग्लास भी ऑप्शन में नहीं होता। और पॉलीमर इंसुलेटर, या जो अपन ने तीसरा वाला इंसुलेटर लिखवाया मैंने आपको, वो वाला तो कभी आया ही नहीं है, नाम ही नहीं पता उसका। तो लोगों को आपको लिखवा दिए, 3 तरीके के मटेरियल होते हैं। हाँ, आपसे ये पूछा जा सकता है कि पोर्सलिन किसका बनाया जाता है, तो पोर्सलिन को बनाने के लिए केओलिन, फेल्सपार और क्वार्ट्ज, ये तीनों चीजों को मिक्स करके 160 डिग्री पर जब गर्म करते हैं, तो वहां से आपको पोर्सलिन जो है वो मिल जाता है। तो पोर्सलिन के लिए क्या क्या चाहिए आपको, पोर्सलिन के लिए क्वार्ट्ज चाहिए, फेल्सपार चाहिए, है ना, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज QUARTZ, क्वार्ट्ज, फेल्सपार और केओलिन, ये 3 चीजें चाहिए होती हैं। ये तीनों चीजों को मिक्स करते तब बन जाता है। क्लियर? 132 के लिए 6, 132 के लिए 12, 7, 12 और 37, 400 के लिए 20। वाह, सबके आंसर अलग अलग, शाबाश। मतलब सारे ऑप्शन खुश रहने चाहिए एग्जाम में, कोई भी ऑप्शन नाराज नहीं होना चाहिए अपन से, यही बात हो गई मतलब। अरे भाई
आप लोगों को इतनी बार समझा दिया, कितनी बार, इतनी बार कि उसको इतनी बार मैंने आप लोगों को जो है वो गिना दिया है। सर कितनी बार इतनी बार कर रहे हो, बार बार मत करो ये बात। आप तो ये बात बता दो कि बात क्या है। बात ये है कि यहाँ क्या मैंने आपको नहीं बताया कि कंडक्टर पर वोल्टेज वीपीएच होता है? क्या मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के ये नहीं कहा कि एक बिंदु पर वोल्टेज हमेशा फेज वोल्टेज होता है? आपको ये नहीं पता क्या कि एक इंसुलेटर का यूनिट जो होता है वो एक कंडक्टर को पकड़ता है? क्या आपको ये नहीं पता कि एक कंडक्टर पर जो वोल्टेज होता है वो न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में नापा जाएगा तो ये लाइन टू न्यूट्रल यानी कि फेज वोल्टेज होगा? क्या आपको ये नहीं पता कि अपन हर बार यहाँ पर वीपीएच लिखते हैं? क्या आपको ये नहीं पता कि यहाँ पर भी फॉर्मूले में वीपीएच लिखा है? क्या आपको ये नहीं पता कि 132 केवी और 400 केवी जो है वो लाइन वोल्टेज के वैल्यू होते हैं, फेज के नहीं होते? बाबा क्या गलती कर रहे हो? रोगे बाद में आकर के, कोई कंधा नहीं देगा तुम लोगों को यार रोने के लिए, समझो इस बात को। तो यहां पर वैल्यू कितना आएगा? नंबर ऑफ डिस्क आएगा 132 डिवाइड बाय √3, फेज वोल्टेज चाहिए, फिर 11 का भाग दोगे तो 7 आएगा और इसके अंदर 2 डिस्क ऐड कर दी जाएंगी। ठीक उसी प्रकार 400 केवी के लिए 400 डिवाइड बाय √3 करोगे, फिर उसमें डिवाइड बाय 11 करोगे तो 400 डिवाइड बाय √3 डिवाइड बाय 11 करोगे तो 21 के आसपास आएगा, फिर इसमें 2 ऐड करोगे। सर ये 2 ऐड क्यों किया जा रहा है? इसको सेफ्टी फैक्टर कहते हैं। हमने क्या कहा था, हम स्विचिंग ओवर वोल्टेज के हिसाब से डिजाइन करेंगे ना, तो फिर ऐसे कैसे करोगे? बोल थोड़ी दोगे कि हाँ हाँ तुम कर सकते हो, ऐसा नहीं बोलेंगे इंसुलेटर को। आपको वहां पर उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी। तो 1 डिस्क एक्स्ट्रा जोड़ते हैं अपन। 2 डिस्क एक्स्ट्रा क्यों जोड़ते हैं? ताकि उस वोल्टेज को, स्विचिंग ओवर वोल्टेज को भी कंसिडर किया जा सके। सबको क्लियर है? यस और नो? क्लियर है ना बाबा सबको? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपन। फिर अपन बात करें वीपीएच की, टोटल फेज वोल्टेज कितना होगा? तो डायग्राम के अपन इसको अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। इसको अपन मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 दे रहे हैं तो इसको अपन इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं। आपसे स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला पूछा जाएगा तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वीपीएच अपॉन नंबर ऑफ डिस्क इनटू, यहां पर आएगा वोल्टेज ऑफ डिस्क नियरेस्ट टू कंडक्टर, वोल्टेज ऑफ डिस्क नियरेस्ट टू कंडक्टर। अगर अपन एग्जांपल ले लें कि भैया n बराबर 3 डिस्क हैं तो परसेंटेज एफिशिएंसी का फॉर्मूला कितना होगा? तो 3 डिस्क के लिए वोल्टेज आपका कितना हो जाएगा? टोटल वीपीएच, नंबर ऑफ डिस्क 3 है और सबसे पास वाले डिस्क का, कंडक्टर के सबसे पास वाले डिस्क का वोल्टेज कितना है? V3 है। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा स्ट्रिंग एफिशिएंसी का 3 इंसुलेटर्स के केस में। और एक फॉर्मूला ये हो जाएगा आपका, ये वाला फॉर्मूला। यहां पर एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर पूछे जाते हैं, इसी से ये बनाए, इसलिए मैं इसको स्टार नहीं कर रहा हूं। ये सबको पता है वीपीएच किसके बराबर होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। इसको अपन दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 3। अब ये स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या है? हमने, चलो ठीक है, ये फॉर्मूला अपन ने सीख लिया, ये तो जनरल फॉर्मूला है, इसको तो अपन मतलब फॉर्मूला नहीं माने। अपन तो ये समझ सकते हैं कि 1 11 की है तो 500 केवी चाहिए तो 500 में 11 का भाग दे दो, फेज वोल्टेज के लिए √3 का भाग दे दो। ये तो सिंपल गणित है, मतलब ये तो एप्टीट्यूड का सवाल है एक तरीके से, तो इसको तो इग्नोर करो। ये तो पावर सिस्टम का क्वेश्चन माने भी ना माने, ये चीज अपन डायग्राम से देख के लिख रहे हैं। इट इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट बट दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये इस शब्द के अंदर, ये यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा गया है, इस फॉर्मूले में स्ट्रिंग एफिशिएंसी का पूरा मीनिंग छिपा हुआ है, सिग्निफिकेंस छिपा हुआ है। अपन को पता ही नहीं है कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी होता है क्या, अपन बस फॉर्मूला रटे जा रहे हैं। n बराबर 3 का फॉर्मूला रट लिया, n बराबर 2 का फॉर्मूला रख लिया, एग्जाम में क्वेश्चन आया, फॉर्मूले से वैल्यू पुट करी, आंसर निकाला, आगे बढ़ गए। पर सिग्निफिकेंस क्या है? स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्यों कैलकुलेट करी, किस वजह से ये यहां पर आई है, हमें पावर सिस्टम में स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्यों पढ़नी पड़ती है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी की उत्पत्ति कहां से हुई, क्या कंसेप्ट है इसके पैदा होने के पीछे, स्ट्रिंग एफिशिएंसी किस चीज की एफिशिएंसी को दर्शाता है, ये बातें अपन को जाननी जरूरी है, क्योंकि इन्हीं पर जो है वो कंसेप्ट टिका हुआ है सारा का सारा। अगर आप ये कंसेप्ट सीख लेते हैं कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या है और ये किस वजह से आती है तो आप इस पूरी हेडिंग को सीख जाओगे जो मैं आज और कल की पूरी क्लास में पढ़ाने वाला हूं। दोनों क्लासों का मटेरियल आप अभी इस कंसेप्ट में सीख जाओगे जो मैं आपको बताने वाला हूं। क्लियर है सबको? तैयार हो सब लोग सुनने के लिए? एकदम फुल एनर्जी के साथ तैयार हो जाना भाई।
हाँ हाँ, एकदम तेज एनर्जी के साथ में। पानी वानी पी लो, एक बहुत ही भयंकर कंसेप्ट बताने वाला हूं। उससे पहले ये कॉपी कर लो, और कॉपी कर लिया है तो अंगूठा दिखा दो। सब लोगों का ये आ जाए तो चलें। ओके, सबका आ गया, चलिए ओके डन। ध्यान से सुनो कहानी। मिश्रा जी कहाँ है? मिश्रा जी कहाँ है? मिश्रा जी, मिश्रा जी हो क्लास में? मिश्रा जी आप आज एब्सेंट है? एब्सेंट लग रहा है। अब बताओ, जिस बंदे को वादा किया था कि खाक से उठा करके स्टार बना दूंगा, वो बंदा आया ही नहीं, परवाह नहीं उसको। चलो कोई बात नहीं, मिश्रा जी नहीं, मिश्रा जी का एग्जाम्पल तो ले ही सकते हैं, उसमें क्या है। विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू मिश्रा जी। बिल्कुल। अरे पोहा कहाँ। तो पिछली एपिसोड में आपने देखा कि मिश्रा पोहा सेंटर जो है वो पूरे के पूरे शहर के अंदर एकदम भर गया। हर गली नुक्कड़, हर जगह, और इनफैक्ट पूरे के पूरे राज्य के अंदर जो है वो मिश्रा पोहा सेंटर की जो है फ्रेंचाइजीज खुल गई। कॉन्सेप्ट एक, कोचिंग के बाहर पोहा लगाना है और उस कोचिंग के नाम का डिस्काउंट देना है, खत्म बात। अब हुआ ये, नेटवर्क नेटवर्क मैं नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, तो मिश्रा पोहा सेंटर एकदम फुल फेमस। अब मिश्रा जी के पैसा हो गया बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा पैसा मिश्रा जी के पास में। मिश्रा जी ने कहा कि अब कुछ बड़ा करेंगे, अब हम वो करेंगे जिस फील्ड से हमने जो है वो डिप्लोमा किया है। तो हम वो ख्वाब उस समय जब देखे थे वो पूरा नहीं कर पाए, अब ये पोहा हमारे ख्वाब को पूरा करेगा। उन्होंने अपना सारा का सारा बिजनेस जो है उससे पैसा जो है इकट्ठा किया, थोड़ा बहुत जो भी आप बिजनेस टर्नओवर, क्योंकि बहुत ज्यादा हो रहा है बिजनेस। उनके घर में जो रिश्तेदार हैं सबको पकड़ा दिया, एक एक फ्रेंचाइजी, ये तुम चलाओ, ये तुम चलाओ, ये तुम चलाओ, सब। और वो अपने जो चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर जो सबसे हेड पोजीशन पे उसमें थे, उनने कहा कि भाई अब अपन एक नई कंपनी खोलेंगे। तो मिश्रा जी ने चालू किया मिश्रा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्या चालू किया? मिश्रा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब उन्होंने कहा कि अब अपन पावर ट्रांसमिशन का काम करेंगे। ठीक है साहब, पावर ट्रांसमिशन का काम करोगे तो मिश्रा जी करोगे कैसे आप ये काम? तो उन्होंने कहा कि हम टेंडर भरेंगे। तो मिश्रा जी ने जो है उस समय एक टेंडर निकला हुआ था, एक 33 केवी की ट्रांसमिशन लाइन बनानी थी। उस ट्रांसमिशन लाइन का टेंडर मिश्रा जी ने भर दिया। पहली कंपनी, बढ़िया, उन्होंने बिड लगाई और उनको टेंडर मिल गया। उदाहरण के तौर पे आप ये माने, उदाहरण के तौर पे आप ये माने कि जो वोल्टेज था, फेज वोल्टेज, वो 33 केवी है। ध्यान से सुनना भाई, हाँ, आनंदित होकर के सुनना, और एकदम सीरियसनेस होनी चाहिए समझने के अंदर। सुनने में आनंद आना चाहिए, समझने में सीरियसनेस होनी चाहिए कि ये जो फेज वोल्टेज है ये 33 है। उदाहरण के तौर पे मान लो, तो ठीक है सर, मान ले उदाहरण के तौर पे 33 के भी मेरा फेज वोल्टेज। अब मिश्रा जी जो है उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। मिश्रा जी जो है गए तुरंत बाजार के अंदर, बाजार में गए और दुकान पे जाकर के बोला कि हाँ भाई ट्रांसमिशन लाइन बनानी है, सामान लोड करा दो। तो सामान की लिस्ट लेके गए, फलाना फलाना टावर है, फलाना फलाना ये सब कुछ है, उन्होंने लिस्ट दे दी। इंसुलेटर की बारी आई, उन्होंने कहा कि भैया इंसुलेटर एकदम टॉप क्वालिटी का चाहिए, पैसे की कोई चिंता नहीं है, पोआ सेंटर गजब चल रहा है, पैसे की चिंता नहीं, तुम टॉप क्वालिटी का जो है वो इंसुलेटर दिखाओ। तो उन्होंने दिखाया, बोले भैया ये 11 केवी का एक इंसुलेटर है, आप एक काम करो 11 11 11 सीरीज में जोड़ दो तो टोटल 33 केवी हो जाएगा और आपका काम हो जाएगा। मिश्रा जी ने कहा ये बढ़िया है, ये तो कनेक्ट भी आसानी से हो जा रहा है, पिन टाइप इंसुलेटर है, इसका जो वैल्यू है पंचर होने का वो भी काफी हाई है, मतलब कि ये जल्दी से पंचर भी नहीं होगा, एकदम बढ़िया है, इसको काम में ले लेते हैं। उन्होंने कहा लोड करा दो सामान। मिश्रा जी सामान लोड करा करके गए और उन्होंने ट्रांसमिशन लाइन बनाना चालू किया, और विद इन 2 मंथ्स इन्होंने अपना काम समय से 2 महीने पहले पूरा कर दिया। गुड इंप्रेशन जमाने के लिए, क्योंकि अगली बार भी तो इनको ठेका लेना है। तो मिश्रा जी ने 2 महीने पहले काम खत्म कर दिया ट्रांसमिशन लाइन का, ट्रांसमिशन लाइन बनके रेडी।
3 इंसुलेटर 11-11 केवी के सीरीज में 33 केवी वोल्टेज होल्ड करेंगे, ऐसा मिश्रा जी की इच्छा थी, कामना थी, और ऐसा उनका कंसेप्ट था। गए कंट्रोल रूम के अंदर, उन्होंने नारियल फोड़ करके, फीता काट करके अंदर घुसे और कंट्रोल रूम में जाकर के उन्होंने जो है वो प्रभु का नाम लेकर के और वोल्टेज को बढ़ाना चालू किया। जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाना चालू किए, जैसे वोल्टेज जो है वो 20 केवी के आसपास पहुंचा, कितना 20 केवी, कितना बढ़ाना है 33, या फेज वोल्टेज कितना ले जाना है 33, अभी कितना है 20। जैसे ही 20 केवी पे पहुंचे, बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आई, बहुत तेज, हो रे ऐसा करके कोई बोला। तो ऐसा लगा मिश्रा जी को, अरे कोई मर तो नहीं गया। मिश्रा जी एकदम भागे भागे से गए, एकदम कंट्रोल रूम का गेट खोल करके बाहर फील्ड के अंदर गए और देखा, ट्रांसमिशन लाइन के पास जाकर के पूछा, हाँ भाई क्या दिक्कत है। तो ट्रांसमिशन लाइन में सबसे नीचे वाला जो इंसुलेटर वो बहुत बुरी तरह हाँफ रहा था, ऐसे करके हाँफ रहा था। मिश्रा जी को एकदम समझ नहीं आया, उन्होंने कहा कि देखा उसको, हाँ भाई क्या दिक्कत है। हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, हमें हमें घबराहट सी हो रही है, अंदर से बहुत बेचैनी सी हो रही है। मिश्रा जी ने कहा, देखो ऐसा है, तुम्हारा भी पहली बार है, मेरा भी पहली बार है, तो पहला पहला है, इस वजह से तुम्हें घबराहट हो रही है, बाकी थोड़े दिनों बाद में तुम्हें जो है वो अच्छा महसूस होगा, चिंता ना करो, घबराने की कोई बात नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ। फिर भी वो इंसुलेटर बोला, नहीं मिश्रा जी, चिंता तो हमें है, हमें बहुत घबराहट हो रही है, दिल बेचैन हो रहा है, दुख दुख कर रहा है अंदर से। मिश्रा जी ने कहा, देखो ऐसा है, अभी तो 20 केवी बढ़ाया है, 11 और 11 तेरे ऊपर जो दो जने हैं उनका टोटल 22 होता है, तो अभी तो 20 ही बढ़ाया, तेरा तो पूरा ही वोल्टेज अभी आना बाकी है, तो चूंकि तुझ पर वोल्टेज आना बाकी है, इसलिए तुझे घबराहट हो रही है कि आएगा तो मैं कैसे सहन करूंगा, चिंता ना कर, सब अच्छा होगा। मिश्रा जी जो है वो कहकर के मुड़े, पीछे से वो बोला कि देख लो मिश्रा जी, तबीयत अच्छी नहीं लग रही है। मिश्रा जी ने कहा, चिंता ना कर, हम देख लेंगे। मिश्रा जी गए कंट्रोल रूम में, वोल्टेज बढ़ाना फिर से चालू किया, एकदम कान मरोड़ा उसका वोल्टेज का, बढ़ा के एकदम फट से 24 केवी कर दिए। जैसे ही 24 केवी किए, एकदम और तेज चिल्लाने की आवाज आई, बहुत ज्यादा तेज। इस बार मिश्रा जी का एकदम कलेजा एकदम भभक उठा। मिश्रा जी एकदम से दौड़े बाहर, बोले क्या हो गया, सच में मर बना तो नहीं गया। मिश्रा जी जाके देखे तो ये नीचे वाला इंसुलेटर एकदम पसीने में तरबतर, क्या बताया, एकदम से बिल्कुल खत्म, पूरा एकदम कांप रहा शरीर, ऊपर से नीचे तक एकदम पसीना झर रहा है। मिश्रा जी ने कहा, हाँ भाई क्या हो गया, ऐसे क्या हो गया तेरे को। बोले, मिश्रा जी हम तो कहे थे कि हमारी तबीयत सही नहीं लग रही, अब देखो आप क्या हाल हो गया हमारा, बहुत ज्यादा दुविधा के अंदर है, क्या बताएं, एकदम बहुत बहुत ही तबीयत खराब महसूस हो रहा है और हमें ऐसा लग रहा है कि हम मर जाएंगे। मिश्रा जी मेरे को समझ नहीं आया, बोले ये नाटक कर रहा है, ये ऊपर वाले दोनों तो चुपचाप बैठे, वो कभी के कुछ बोल नहीं रहे, और ये ससुरा हर बार हमें परेशान कर रहा है, मुझे लग रहा है ये नाटक कर रहा है, ये डिफेक्टिव पीस है। मिश्रा जी एकदम गुस्से में बोले, तन मना करके बोले, ऊपर वालों का 22 होता है, अभी मैंने 24 किया, तुझ पर 2 ही केवी है, तुझ पर पूरा 11 केवी तुझ पर पूरा डाल के रहूंगा मैं वोल्टेज, तू देख। इसको भी गुस्सा आ गया, बोला कब से प्यार से बात कर रहे, मिश्रा जी मिश्रा जी मिश्रा जी, सुनना रहे हैं, ऐसी कौन सी बात है। इसने भी चिल्ला के बोल दिया, बोले हो हाँ बढ़ा लो वोल्टेज, मैं तो मरूंगा, तुम्हारे ऊपर वाले दोनों इंसुलेटर जो चाहते हैं इनको भी लेके मरूंगा, देख लेना। मिश्रा जी वो एकदम शक हो, बोला ऐसा कैसे बोल रहा। फिर उन्होंने कहा कि कर ले जो करना है। ऐसा कह के मिश्रा जी मुड़ के वापस कंट्रोल रूम की तरफ चल दिए। ये भाई साहब पूरा एकदम पूरा मन बना चुका है एकदम से। ये भी बोला जोर से, बोले बढ़ाना मत, देख लेना, मैं जाऊंगा, ऊपर वाले दोनों भी जाएंगे। मिश्रा जी ने कहा कि मैं तेरी गीदड़ भभकियों से नहीं डरता, जो करना कर ले। ऐसा करते हुए मिश्रा जी जो है वो कंट्रोल रूम की तरफ गए और उन्होंने वोल्टेज को 24 केवी से बढ़ा करके 25 केवी जैसे ही किया। 24 से जैसे ही 25 केवी वोल्टेज किया, इसने जो वादा मिश्रा जी से किया वो निभाया, खुद तो ब्लास्ट हुआ और ऊपर वाली दोनों इंसुलेटरों को भी ब्लास्ट कर गया। इधर तीनों डिस्क के एक साथ हर ट्रांसमिशन लाइन, मतलब ट्रांसमिशन टावर पर, हर ट्रांसमिशन टावर पर, हर कंडक्टर के ऊपर, हर 3 इंसुलेटर जो लगे हुए थे सारे के सारे ब्लास्ट हो गए एक साथ लाइन में, एकदम जैसे दिवाली में पटाखों की लड़ी छोड़ दी होगी किसी ने, फट 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 करके सब फट गए। उधर ट्रांसमिशन लाइन जमीन पर, इधर मिश्रा जी जमीन पर, दोनों एक साथ, जैसे सीरियल में दिखाता ना, उधर से कोई गिर रहा है, इधर से कोई गिर रहा है, द लाइन जमीन पर, इधर मिश्रा जी जमीन पर। मिश्रा जी को हार्ट अटैक का दौरा आ गया, मिश्रा जी हॉस्पिटल आईसीयू में, बाईपास सर्जरी हुई। 4-5 दिन बाद मिश्रा जी को होश आया। जैसे ही मिश्रा जी को होश आया, एक
नर्स इंजेक्शन लगा रही थी ग्लूकोज के अंदर। मिश्रा जी की आंखें खुली, नर्स को देखकर आंखें थोड़ी और बड़ी खुली उनकी। उनने देखा, नर्स ने उनको देखा, उन्होंने नर्स को देखा। नर्स ने कहा कि कैसे हो? तो मिश्रा जी ने कहा कि अब अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा मिश्रा जी ने कि देखो ऐसा है कि हम वक्त के सताए हुए हैं, जैसा कि वो कहता भी रहता है कि वक्त के सताए हुए हैं। तो आप एक काम करो, हमें एक कॉपी और पेन ला करके दे दो, हमें ये पता करना है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है। तो नर्स ने कहा आपको हार्ट अटैक आया है? बोले नहीं, हमारे साथ मतलब मेरी ट्रांसमिशन लाइन के साथ ऐसा क्यों हुआ है, मैं फिर से कैलकुलेशन करूंगा, मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूं। एक बार में नहीं हुआ, नहीं हुआ, मैं दूसरी बार में करके दिखाऊंगा। तो उन्होंने पेपर और पेन मंगवाया। जैसे ही उन्होंने पेपर पेन मंगवाया, उन्होंने अपनी जो कैलकुलेशन थी पहले वो लिखी। अब उनकी क्या कैलकुलेशन थी वो मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। उनकी कैलकुलेशन क्या थी? उनकी कैलकुलेशन ये थी कि 3 डिस्क यहां लगी हैं, यहां वोल्टेज 0 है, यहां वोल्टेज वीपीएच है, यहां पर वीपीएच और यहां पर 0 है, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहां पर एक लीकेज करंट बह रही है। ये तीसरी वाली इंसुलेटर की डिस्क के अंदर यहाँ I3 करंट बह रहा है, 2 नंबर में I2 करंट बह रहा है, और 1 नंबर में I1 करंट बह रहा है। और यहां पर तीनों करंट का मान एक दूसरे से क्या है? एक दूसरे के बराबर है। तीनों करंट का मान एक दूसरे के बराबर है। तीनों करंट सीरीज में है, एक दूसरे के बराबर है। तो इस केस में तीनों करंट एक दूसरे के यहां पर सीरीज में क्या है? एक दूसरे के बराबर है। तीनों डिस्क का अपना एक इंसुलेशन रेजिस्टेंस भी है। तीनों डिस्क का अपना एक इंसुलेशन रेजिस्टेंस भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। तीनों करंट सेम, तीनों रेजिस्टेंस सेम, तो तीनों के अक्रॉस होने वाले वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होने चाहिए थे? सेम होने चाहिए थे। ऐसी मिश्रा जी की इच्छा थी कि 11-11 केवी तीनों मिलके होल्ड करेंगे तो 33 केवी वोल्टेज होल्ड कर लेंगे। ये उनकी आइडियल कैपेसिटी थी, ये उनकी इच्छाएं थी, कामनाएं थी, लालसाएं थी, जो वो पाना चाहते थे। पर वक्त को यह मंजूर नहीं था। किस्मत के अंदर कुछ और ही लिखा था। हमने इस डायग्राम को गौर से देखा तो हमने ये रियलाइज किया। क्या रियलाइज किया? हमने ये रियलाइज किया कि हमने ये पहले भी पढ़ रखा है कि यहां पर ये जो इंसुलेटर हैं, ये असल में इंसुलेटर नहीं है, ये असल में कैपेसिटर है। ये असल में इंसुलेटर नहीं है, ये असल में कैपेसिटर है। ये तो सबको पता है, मैंने पहले भी बता रखा है। और ये जो कैपेसिटर है, इन तीनों में करंट सेम है, तीनों का रेजिस्टेंस सेम है, तो तीनों का क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी सेम होगा। V1, V2 और V3 होना चाहिए था सेम टू सेम। ये मेटल का पिन है, सॉरी, ये मेटल का पिन है, ये यहां पे करंट I2 है, ये मेटल का पिन है, ये करंट I1 है। तो इन्होंने देखा, एकदम गौर से देखते रहे, बोले अच्छा ये 2 मेटल की पिन है अपनी, इसके बीच कैपेसिटेंस, ये 2 मेटल की पिन, इसके बीच कैपेसिटेंस, ये अपनी 2 मेटल की पिन है यहां पर, इसके बीच कैपेसिटेंस है। फिर गड़बड़ क्या हुई? प्रैक्टिकली हुआ क्या वहां पे? मौकाए वारदात पर क्या हुआ? इस घटना को किसने अंजाम दिया? आए सुनते हैं मिश्रा जी की जुबानी। मिश्रा जी देखते रहे, फिर उनका दिमाग ठनका। उनने देखा कि अरे ये मेटल का पिन कंडक्टर है और ये टावर भी कंडक्टर है। मेटल का पिन कंडक्टर है और टावर भी कंडक्टर है, तो यहां से इस मेटल के पिन और टावर के बीच में एक कैपेसिटेंस बनेगा। ओ हो, ये कैसे गड़बड़ हो गई? ये कैपेसिटेंस को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? ये कैपेसिटेंस यहां भी बनेगी, मेटल की पिन और टावर के बीच में। इस कैपेसिटेंस को नाम दिया म्यूचुअल कैपेसिटेंस, और ये जो बने हुए हैं इनको नाम दिया हुआ है सेल्फ कैपेसिटेंस। ये सेल्फ कैपेसिटेंस, ये सेल्फ कैपेसिटेंस, और ये भी सेल्फ कैपेसिटेंस, ये म्यूचुअल। और इनमें एक करंट डाइवर्ट हो रहा है, यहां पर स्मॉल I1 और यहां पर मान लिया स्मॉल I2। अब फिर से यहां पर आप केसीएल लगाएं। केसीएल लगाएंगे तो ये I1 और ये I1 दोनों जुड़ करके क्या बनेगी? I2। ये देखो I2, और ये I2 और ये I2 जुड़ करके क्या बनेगी? I3 बनेगी। इसका मतलब I3 सबसे बड़ा हुआ।
I2 उससे छोटा हुआ और I1 उससे भी छोटा हुआ। आगे बात समझ में क्लियर है सबको? तो ये I3 बड़ा है, आगे जाके बढ़ गया, फिर I2 बड़ा है, वो आगे जाके बढ़ गया, तो I1 सबसे छोटा हो गया। तीनों का रेजिस्टेंस आज भी क्या है? सेम है। ध्यान से देखना भाई, क्लाइमेक्स पे आ गया पिक्चर। रेजिस्टेंस तीनों का सेम है, पर करंट तीनों के अलग अलग है, इसीलिए तीनों के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। क्या होंगे बाबा? अलग अलग होंगे। आई बात समझ में? तो ये 11 केवी पर पहुंच चुका था बेचारा, ये 8 पर था और ये 6 पर था। टोटल वोल्टेज इन्होंने कितना होल्ड किया? 25 किया। मतलब जो तुम ये कह रहे थे, इस पर इल्जाम लगा रहे थे, इस पे बार बार इसको कह रहे थे कि ऊपर वालों का वोल्टेज बढ़ा है, ऊपर वालों का वोल्टेज बढ़ा है, तेरा अभी बाकी है। असल में उल्टा हो रहा था, इसका वोल्टेज बढ़ता चला जा रहा था, ऊपर वालों का बाकी था, इसलिए वो चुप थे, कुछ कह नहीं रहे थे। एकदम कहानी बदल गई पूरी पिक्चर के अंदर। साउथ इंडियन पिक्चर में कैसा होता है, लास्ट के अंदर कहानी एकदम से बदलती, फिर बता देता हो ये ऐसे हुआ था क्या, ये ऐसे हुआ। अपन इनको समझ रहे थे कि ये सीधे साधे हैं, असल में ये बेचारा सीधे साधा। यहां पर लीकेज करंट का मान सबसे ज्यादा था, इसलिए यहां होने वाला वोल्टेज ड्रॉप सबसे ज्यादा था। ये 11 केवी पे पहुंच गया था, ये 8 केवी पर था, वो 6 पे था, टोटल 25 था। और जैसे ही तुम्हारा वोल्टेज 25 से थोड़ा सा 0.1 भी आगे बढ़ा, हमने कल पढ़ा, जैसे ही वोल्टेज 25 से 0.1 भी आगे बढ़ा, हमने कल था पढ़ा क्या? यही कि वोल्टेज अगर किसी इंसुलेटर की औकात से ज्यादा हो जाए क्या होगा? कमेंट करके बताओ जल्दी से, क्या होगा? वही होगा जो मंजूर इंसुलेटर होगा। बताओ जल्दी से क्या होगा? कम ऑन यार, कम ऑन, ऐसे ठंडी क्लास नहीं, मजा नहीं आएगा बिल्कुल। मैं देख लो तुम लोग फिर, जल्दी बताओ। अरे क्या बात है, नहीं बोलना है, किस वजह से ये हुआ है वो बोलना है। क्या क्या बात है ये बताओ, कि वो हुआ क्यों, किस वजह से ब्लास्ट हुआ, वो क्या कहते हैं उस फिनोमिनन को? इतने लोग हो तुम, अभी तक किसी को आंसर नहीं पता? मैं डिजिटल बुक के भेज रहा हूं भाई यहां से। शाबाश मेरे शेरों, शाबाश, वेरी गुड। पंक्चर हो जाएगा। तो असल में इसके साथ क्या हुआ था बेचारे के साथ? इसको हार्ट अटैक का दौरा आया, ये वो वोल्टेज सहन नहीं कर पाया। वोल्टेज जो तुमने इतना ज्यादा बढ़ाया, इसका हार्ट फेल तुमने करवाया। और 11 केवी पर इसके आगे जाकर के इसको कोई रास्ता नजर नहीं आया, और ये सदा के लिए प्रभु से जाकर के मिल पाया। ऐसा हुआ इसके साथ। तो 11 केवी के आगे जाते ये ब्लास्ट हुआ, बचे 2 जने, इनकी कैपेसिटी 22, ऑलरेडी 25 पे हो, पूरी डिस्क एक साथ ब्लास्ट हो गई। अब समझाऊं स्ट्रिंग एफिशिएंसी का मीनिंग क्या होता है? आज बहुत अच्छा समझ आया, हमेशा अच्छा समझ में नहीं आता तुम्हें। का रामायण भैया, हमेशा अच्छा समझ में नहीं ना आता तुम्हें, आज ही अच्छे से समझ में आया है। हमेशा हम जो इतना जोर जोर से बोल करके और तुम्हें इतना प्यार से समझाते, हमें समझ में नहीं आता तुम्हें, हैं? मजा आ गया। अरे आगे का डायलॉग है, आगे का डायलॉग कौन सा डायलॉग है? आगे मतलब 4 दिन बाद ये कहने वाले हो, वो आज कह दिया तुमने ऐसा?
तो असल में क्या हुआ, ध्यान से सुनना, अब मैं स्ट्रिंग एफिशिएंसी का मतलब समझाने वाला हूं। स्ट्रिंग एफिशिएंसी का, हाँ, मैं स्ट्रिंग एफिशिएंसी का मीनिंग समझाने वाला हूं, ध्यान से सुनना एकदम फुल फोकस के साथ। स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज द कैपेसिटी of the insulator to hold the voltage, or we can say string efficiency is the ratio which shows the amount of voltage held by the insulator of its ideal capacity। एक इंसुलेटर अपनी आइडियल कैपेसिटी का कितना प्रतिशत वोल्टेज सहन करता है, वही अनुपात स्ट्रिंग एफिशिएंसी कहलाता है। क्लियर है सबको? समझे कि नहीं? एक इंसुलेटर अपनी आदर्श स्थिति का कितना प्रतिशत वोल्टेज सहन करेगा, वही स्ट्रिंग एफिशिएंसी कहलाएगा। तो कितना करना चाहिए था वोल्टेज सहन? 33। कितना किया? 25। इसी अनुपात को क्या कहा? स्ट्रिंग एफिशिएंसी। समझे कि नहीं? अब तुम कहोगे हाँ, ये तो सर कोई भी बता सकता है। आप ये बताओ, ये फार्मूला कैसे आया, इस फार्मूले को कैसे निकाला, इसका डेरिवेशन कहां से आया, ये बताओ हमें पहले। ये भी बता रहा हूं छोटे, ध्यान से सुन। ये क्या लिखा है सर? वीपीएच लिखा है। वीपीएच क्या होता है? वीपीएच तीनों इंसुलेटरों के वोल्टेज का सर योग होता है। ये तीनों इंसुलेटरों का वोल्टेज कितना है सर? 11 है, 8 है और 6 है। तीनों का योग कितना होगा सर? 25 होगा। 25 लिख दे। फिर क्या करना है सर? बटा लगाना है, बटा लगा दे। नंबर ऑफ डिस्क, कितनी डिस्क है छोटे? 1 2 3 है सर, 3 लगा दे बाबा। आगे क्या लिखा है? लिखा है वोल्टेज बताना है उस चालक के पास के यूनिट का। तो चालक के पास के यूनिट का वोल्टेज कतरा नजर आ रहा है? V3। V3 का मान कितना है? 11। तो 3 इंटू कितना हो गया? 11। 3 इंटू 11 कितना हो गया? 11, यानी 25/33। ये यहां से जो आया है वो यहां से लिखा गया है। समझे कि नहीं? हिया से हुआ नहीं गए, हुआ से हिया आए। क्लियर है सबको? यस और नो? कैसा है ये फॉर्मूला? रट्टा नहीं मारना है, रट्टा नहीं मारना है। जब तक कंसेप्ट है किसी चीज में मैं समझाऊंगा, रट्टा नहीं मारने दूंगा। समझ में आई बात? अरे क्लियर है तो बोलो रे, अपना मुंह खोलो रे। जो दिल में है वो निकाल दे, सारे कंसेप्ट कमेंट सेक्शन में डाल दे। समझ में आया तो हाँ कर, वरना कमेंट सेक्शन में ना कर। आज तो राइमिंग पे राइमिंग बनती जा रही है। ऑल सेट, चलिए। आगे बात समझ में सबको? ये सुनो, तो ये यहां तक आप लिख चुके हैं। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, तो ये आप लोगों को लिखना नहीं है। इट इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू गाइज कि ये क्या है और स्ट्रिंग एफिशिएंसी का मीनिंग क्या होता है, उसके लिए ये लिखा गया था। अब आपको अगला हेडिंग लगाना है, कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रिंग एफिशिएंसी। क्या लिखना है? कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रिंग एफिशिएंसी।
हेडिंग क्या लगाना है? कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रिंग एफिशिएंसी। Calculation of string efficiency. Calculation of string efficiency. क्लियर? अरे 6 मिनट है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो लिख लें। ऐसे रोज 6-6 मिनट छोड़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, समझे कि नहीं? लिख लिया? मैथ्स का खत्म खाना हो जाता है, कोई बात नहीं। कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रिंग एफिशिएंसी के अंदर पहला लिखें, जो सेल्फ कैपेसिटेंस होता है, जनरल इक्वेशंस लिख रहे हैं। सेल्फ कैपेसिटेंस, सीएस को कहते हैं सेल्फ कैपेसिटेंस। इसका फॉर्मूला होता है सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर A1 अपॉन D1। इसी तरीके से जो सीएम होता है उसको म्यूचुअल कैपेसिटेंस कहते हैं अपन, म्यूचुअल कैपेसिटेंस, म्यूचुअल कैपेसिटेंस कहते हैं। और म्यूचुअल कैपेसिटेंस का जो मान होता है सीएम का मान, उसका वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन D2। ये इसका वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन D2। A2 अपॉन D2। यहां से अपन एक वैल्यू लिखेंगे K की। K को लिखा जाता है CM अपॉन CS। ये अपन ने माना है और इसका वैल्यू हमेशा 1 से छोटा रहता है। ये तीन चीजें मैं समझा देता हूं। यहां पर इस डायग्राम को यहां नहीं बनाना है। स्ट्रिंग एफिशिएंसी में ये दो चीजें लिखनी है। अगला हेडिंग जब आप लिखे कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रिंग एफिशिएंसी, उसमें आप लोगों को ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है? और फिर इस डायग्राम के साइड में फिर आपको लिखना है, देखो ये सेल्फ कैपेसिटेंस है, ये इंसुलेटर का अपना खुद का है, और ये म्यूचुअल कैपेसिटेंस है जो आपके पिन से ग्राउंड के बीच में बन रहा है। तो आप इसे जो है वो म्यूचुअल कैपेसिटेंस को ग्राउंड कैपेसिटेंस भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसके बीच में बन रहा है? पिन से ग्राउंड के बीच में बन रहा है। तो पिन से ग्राउंड के बीच में इंसुलेटिंग मीडियम कौन है? एयर। तो एयर है तो फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर A अपॉन D होता है। पर म्यूचुअल में एयर के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब यहां पर दोनों में कंपैरिजन देखो। सेल्फ कैपेसिटेंस में प्लेटों के बीच की दूरी कौन है? सेल्फ कैपेसिटेंस में प्लेटों के बीच की दूरी इंसुलेटर के दोनों पिन के बीच की दूरी है, बहुत कम होती है पिन के बीच की दूरी। आप लोग देखो इस डायग्राम के अंदर, यहां पे जो पिन्स के बीच की दूरी है, पिन्स के बीच की दूरी बहुत कम होती है, दो पिन्स के बीच की दूरी बहुत कम होती है। जबकि क्रॉस आर्म की दूरी देखो, ये देखो यह इंसुलेटर, एक इंसुलेटर से दूसरे इंसुलेटर के बीच की दूरी बहुत कम है, पर यहां क्रॉस आर्म की दूरी देखो काफी ज्यादा है, क्रॉस आर्म की दूरी काफी ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्टेंस जो है वो बहुत कम होती है और ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए म्यूचुअल कैपेसिटेंस बहुत कम है और सेल्फ कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा है। उसके अलावा ये एप्सिलॉन आर का मान भी देखो ज्यादा है। यहां पर सॉलिड इंसुलेशन यूज कर रहे हैं, पोर्सिलिन वगैरह, 1 से तो ज्यादा ही होगा, और यहां पर एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 ले लिया तो ये भी कम है। तो ये मान बहुत छोटा होता है और ये मान बहुत बड़ा होता है। तो चूंकि हम यहां पर ये कह सकते हैं कि जो म्यूचुअल कैपेसिटेंस है that is very less than self capacitance, mutual capacitance is very less than self capacitance। तो इस केस में अपन क्या कह सकते हैं? इस केस में म्यूचुअल कैपेसिटेंस इज वेरी लेस देन सेल्फ कैपेसिटेंस। तो अपन ने यहां पर एक रेशियो ले लिया, अपन ने यहां पर एक रेशियो ले लिया K बराबर CM अपॉन CS का।
के बराबर सीएम अपॉन सीएस का यहाँ पर जो रेशियो लिया है, इसमें सीएम कौन है, म्यूचुअल कैपेसिटेंस जो बहुत छोटा है, सीएस कौन है, सेल्फ कैपेसिटेंस जो बहुत बड़ा है। इस रेशियो को अपन क्या लिखेंगे, एक से बहुत छोटा। ये आगे आपके बहुत काम आने वाला है। टेस्टिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में मेन काम इसी का तो है, के का। अब इसके आगे की कैलकुलेशन में कल समझाऊंगा, यहां तक कॉपी कर लो। आज के लिए इतना ही, बाकी अपन कल डिस्कस करेंगे। क्लियर? गुड नाइट एवरीवन। इंसुलेटर कैपेसिटिव लोड कैसे है, पागल है क्या? इंसुलेटर कोई लोड थोड़ी है। कल इतना डिटेल में समझाया, इंसुलेटर जो है वो वोल्टेज को होल्ड करने का काम करता है। लिख लिया, कॉपी कर लिया? कॉपी कर लिया तो थम्स अप कर देना।